स्टार्ट करते हैं। पेज 132 माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का है ये सेक्शन, क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी। तो इसमें हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव लैब एल्गोरिदम। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखेंगे इसमें। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कलर है वो पर्पल या ब्लू होता है। तो इसमें 3 टाइप्स के जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक इसमें है बेसिलाई। ठीक है, बेसिलाई हमने देखा कि ये जो है वो इस तरह रॉड शेप्ड होते हैं। फिर इसमें जो है वो कोकाए जो हैं वो राउंड बॉडीज़ लग रही हैं, और ब्रांचिंग फिलामेंट्स इसमें कुछ होते हैं जो ब्रांचेस बनी होती हैं डिफरेंट। तो ये 3 टाइप्स हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बन रही हैं। अब बेसिलाई जो है वो आगे एरोबिक और एनारोबिक जो है उसमें डिवाइडेड हुए हुए हैं। तो बेसिलाई में जो एरोबिक है वो लिस्टेरिया है, बैसिलस है और कॉरिन बैक्टीरियम है। ठीक है, लिस्टेरिया, बैसिलस और कॉरिन बैक्टीरियम। ठीक है, एनारोबिक में जो है वो क्लोस्ट्रीडियम है, क्यूटी बैक्टीरियम है, फॉर्मली प्रोपियोनी बैक्टीरियम है। ठीक है, इसमें 2 सी वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एनारोबिक में क्लोस्ट्रीडियम है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम है और क्यूटी बैक्टीरियम है इसमें एक, जिसको हम पहले प्रोपियोनी बैक्टीरियम भी कह देते थे। उसके बाद ब्रांचिंग फिलामेंट्स में भी इसी तरह से डिवीजन हुई हुई है एरोबिक और एनारोबिक की। ठीक है, एरोबिक जो है वो नोकार्डिया इसमें आता है। ठीक है, एरोबिक में नोकार्डिया है वीकली एसिड फास्ट। जो नोकार्डिया होता है वो वीकली एसिड फास्ट होता है। एनारोबिक में आते हैं फिर इसमें एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस नॉट एसिड फास्ट। ठीक है, ब्रांचिंग वाले में हमने देखा है कि नोकार्डिया आ रहे हैं और एक इसमें एक्टिनोमाइसिस आ रहे हैं। एरोबिक वालों में नोकार्डिया है, एनारोबिक वालों में एक्टिनोमाइसिस हैं। ठीक है, नोकार्डिया जो है वो वीकली एसिड फास्ट है, जबकि एक्टिनोमाइसिस एसिड फास्ट नहीं है। ये इन दोनों में कंपैरिजन हो गया, नोकार्डिया में और एक्टिनोमाइसिस में। उसके बाद आता है कोकाए को। ठीक है, कोकाए जो है उसमें हमने कैटालिस का यूज़ किया। तो कोकाए पे हमने जो है वो कैटालिस का जो है वो एक्शन करवाया। तो कैटालिस पॉजिटिव में जो है वो इसमें स्टेफिलोकोकस आता है। ठीक है, और कैटालिस नेगेटिव में आता है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो कैटालिस पॉजिटिव, ठीक है, जो कैटालिस पॉजिटिव हैं उसमें स्टेफिलोकोकस आ गए और ये क्लस्टर्स की फॉर्म में बने हुए हैं, जैसा कि ये साथ इन्होंने दिखाए भी हुए हैं कि किस तरह से स्टेफिलोकोकस बने होते हैं। फिर अगर जो कैटालिस नेगेटिव है वो स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो पेयर्स और चेन्स की फॉर्म में होते हैं। ये भी इन्होंने साथ ही ग्रे कलर के जो हैं वो दिखाए हुए हैं। उसके बाद जो स्ट्रेफिलोकोकस है उसमें हमने कोगुलेस का एक्ट करवा देना है। ठीक है, कोगुलेस का एक्ट करवा देना है। तो स्टेफिलोकोकस में हमने कोगुलेस का जब एक्ट करवाया तो जो कोगुलेस पॉजिटिव है वो है स्टेफिलोकोकस सूरियास। ठीक है, और जो कोगुलेस नेगेटिव हैं उनमें हमने फिर मज़ीद जो है वो नोवोबायोसिन की सेंसिटिविटी चेक करनी है। ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो अब जो नोवोबायोसिन की सेंसिटिविटी जिसमें पॉजिटिव है वो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस है। ठीक है, और जिसमें नेगेटिव है वो स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टेफिलोकोकस को चेक कर लेना है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस में हमने कोगुलेस का एक्ट करवाया था पहले। तो कोगुलेस पॉजिटिव जो है वो स्टेफिलोकोकस सूरियाज आ गया, जो कि मोस्ट कॉमन है। फिर उसके बाद हमने नोवोबायोसिन का एक्ट करवाया। तो जो नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी शो कर रहा है वो एपिडर्मिडिस है, और जो नहीं शो कर रहा वो सेप्रोफाइटिकस है। उसके बाद जो स्ट्रेप्टोकोकस है जो कि असल में कैटालिस नेगेटिव था। ठीक है, इसमें हमने करवाई हीमोलाइसिस। अब हीमोलाइसिस में जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसका डिफरेंट रिस्पॉन्स हो सकता है। ठीक है, एक होती है पार्शियल हीमोलाइसिस। ठीक है, अल्फ़ा हीमोलाइसिस जिसको हम कहते हैं, एक बीटा हीमोलाइसिस है और एक गैमा हीमोलाइसिस है। अल्फ़ा, बीटा और गैमा। तो अल्फ़ा जो है वो पार्शियल हीमोलाइसिस को कहते हैं, कलर इसमें ग्रीन होगा। ठीक है, कंप्लीट हीमोलाइसिस जो है वो बीटा को हम कंप्लीट हीमोलाइसिस कहते हैं, इसमें कलर क्लियर होता है। ठीक है, यानी नो कलर। और जो गैमा है वो है नो हीमोलाइसिस। ठीक है, जो गैमा वाली कैटेगरी में आ रहे हैं वो हीमोलाइसिस असल में कोई भी शो नहीं करेंगे। ग्रोज इन बाइल। ठीक है, ये बाइल में ग्रो करते हैं। अब जिन्होंने जो है वो शो कर देनी है पार्शियल हीमोलाइसिस शो कर देनी है, जिन्होंने जिन स्ट्रेप्टोकोकाई ने पार्शियल हीमोलाइसिस शो कर दी, ग्रीन कलर शो कर दिया, उसमें हम आगे यूज़ करेंगे ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी एंड द बाइल सोलोबिलिटी। ठीक है, ये आगे मज़ीद हम इनके टेस्ट करेंगे अल्फ़ा हीमोलाइसिस वालों के, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी एंड बाइल सोलोबिलिटी। अब जिसने ये शो कर दी जो पॉजिटिव है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाए। ठीक है, अनकैप्सुलेटेड।
ठीक है। और अगर किसी ने ये ना शो की ऑप्टोजिन सेंसिटिविटी और बाइल सोलबिलिटी अगर ना शो की तो वो विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है, नो कैप्सूलर। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है वो कैप्सुलेटेड है, ठीक है, यानी उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई में कोई कैप्सूल नहीं होता। और इसमें दो आते हैं, एक है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और एक है स्ट्रेप्टोकोकस मीटिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और स्ट्रेप्टोकोकस मीटिस इसमें आ जाएंगे। फिर बीटा हिमोलाइसिस को देखते हैं, ये कंप्लीट हिमोलाइसिस है, क्लियर है। बेसिक ट्रेसिन सेंसिटिविटी एंड द पाई PYR स्टेटस। ठीक है, ये कौन सा स्टेटस है ये देख लेते हैं। तो इसमें हमने सेंसिटिविटी चेक की है अब एक और एंटीबायोटिक की, वो है बेसिक ट्रेसिन सेंसिटिविटी। बीटा वालों में हमने चेक करनी है। तो जो इस सेंसिटिविटी को शो करेंगे और PYR स्टेटस को भी शो करेंगे वो ग्रुप ए वाले हैं। तो इसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ठीक है, और जो ये शो नहीं करेंगे, बेसिक ट्रेसिन सेंसिटिविटी शो नहीं करेंगे, वो है ग्रुप बी वाले। और ग्रुप बी में आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशियाई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गैमा वाली कैटेगरी, जिसमें कोई हिमोलाइसिस नहीं थी और ग्रोथ इन द बाइल, ग्रोथ इन 6.5% NaCl एंड द PYR स्टेटस। अब इसमें हमने जो है वो मज़ीद ये टेस्ट करना है कि हमने ये गैमा हिमोलाइसिस वालों को जो है वो 6.5% NaCl में रख देना है। ठीक है, और उनका PYR स्टेटस भी चेक करना है। अगर वो पॉजिटिव, अगर उनकी ग्रोथ हो जाती है NaCl वाले मीडियम में, ठीक है, तो ये एंट्रोकोकस हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है एस्चेरिचिया फीसियम और एस्चेरिचिया फीकलिस। ठीक है, ये दोनों, ये फीसियम और फीकलिस जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं होता, यानी कि उनकी ग्रोथ 6.5% NaCl में नहीं हो रही, ठीक है, तो ये नॉन एंट्रोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बॉविस है। ठीक है, नॉन एंट्रोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बॉविस। ठीक है, एंट्रोकोकस में आ गया फीसियम और फीकलिस। ठीक है, और नॉन एंट्रोकोकस में आ गया स्ट्रेप्टोकोकस बॉविस। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो ठीक है, हमने देखा कि ये स्ट्रेप्टोकोकस में कोकुलस को हमने देखा था। ठीक है, तो इसमें हमने नोवोबायोसिन की सेंसिटिविटी देखी, फिर सेंसिटिविटी जिसमें थी वो एपिडर्मिटिस था, और जिसमें सेंसिटिविटी नोवोबायोसिन की नहीं थी वो सेप्रोफाइटिकस था। अब हमने देखना है कि ये PYR स्टेटस कौन सा स्टेटस होता है। तो यहाँ पे है PYR पॉजिटिव। व्हाट डज PYR पॉजिटिव मीन? The PYR test is a qualitative procedure for determining the ability of streptococci to enzymatically hydrolyze L-pyrrolidonyl beta naphthalamide। ठीक है, PYR, ठीक है, PYR में इसको कहते हैं पायरोलिडोनाइल, ठीक है, बीटा नेफ्थालामाइड। A positive PYR test allows for the presumptive identification of the group Streptococci यानी Streptococcus pyogenes and the group D Enterococci। ठीक है, PYR टेस्ट उन्होंने कहा है कि क्वालिटेटिव प्रोसीजर होता है जिसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकाई की एबिलिटी है कि वो हाइड्रोलाइज कर सकें L पायरोलिडोनाइल बीटा नेफ्थालामाइड को। ठीक है, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की, जिसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, और ग्रुप डी एंट्रोकोकाई की। ठीक है, तो यानी इन दो की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो हम PYR टेस्ट को यूज़ करते हैं, और PYR टेस्ट इन दोनों में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इन दोनों में एक ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकाई है, जैसे एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, और एक है ग्रुप डी एंट्रोकोकाई। ठीक है, तो ये हो गई, ये दो वो हैं जिनमें PYR टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं PYR टेस्ट इज पॉजिटिव। द अपीयरेंस ऑफ द ब्राइट पिंक और द चेरी रेड कलर यूजली विद इन 1 मिनट। ठीक है, तो हमें इस टेस्ट के पॉजिटिव होने का पता कैसे चलता है कि जौन सा हमारा मीडियम होगा ना, उसका कलर ब्राइट पिंक या चेरी रेड कलर हो जाएगा विद इन 1 मिनट। PYR टेस्ट नेगेटिव, और अगर ये टेस्ट नेगेटिव है, नो कलर चेंज और ब्लू कलर ड्यू टू द पॉजिटिव इंडोल रिएक्शन, तो या तो कोई कलर चेंज नहीं होगा या फिर ब्लू कलर बन जाएगा, क्योंकि इंडोल रिएक्शन तो हो रहा है। ठीक है, इंडोल रिएक्शन पॉजिटिव होने की वजह से कलर ब्लू हो जाएगा। नॉट अ पेल पिंक रिएक्शन। ठीक है, हो सकता है कि कलर जो है वो पूरी तरह से पिंक ना हो बल्कि पेल पिंक हो। तो वीक इज़ कंसिडरेड फॉर दैट इज़ वीक इज़ कंसिडर PYR टेस्ट नेगेटिव। ठीक है, अगर पेल पिंक कलर भी आ रहा है ना तो भी हम टेस्ट को PYR नेगेटिव ही समझेंगे। पॉजिटिव हम सिर्फ तब समझेंगे जब कलर ब्राइट पिंक और चेरी रेड, ठीक है, चेरी रेड कलर आ रहा हो विद इन 1 मिनट। अगर कलर पेल पिंक भी आ रहा है तो भी हमने उसको
यानी कि वीक है, पिंक कलर जो है वो वीक है, तब भी हम इसको टेस्ट को नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, और अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा और ब्लू कलर आ रहा है तो भी हम टेस्ट को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। लेकिन जो ब्लू कलर होता है वो असल में पॉजिटिव इन डॉट रिएक्शन की वजह से हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि क्लिनिकली हमने क्या किस तरह से हमें पता लगाना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के आगे क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से हुई है। तो उसके बाद है इंपॉर्टेंट टेस्ट आर इन बोल्ड, इंपॉर्टेंट पैथोजेंस आर इन बोल्ड इटैलिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो भी बोल्ड में दिए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट पैथोजेंस हैं वो भी बोल्ड इटैलिक्स में दिए हुए हैं। नॉट एंट्रोकोकस इज इधर अल्फा और गैमा हीमोलिटिक। तो एंट्रोकोकस जो है वो अल्फ़ा और गैमा दोनों हीमोलिटिक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें गैमा हीमोलिटिक में एंट्रोकोकाई शो किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन एंट्रोकोकस जो होते हैं यानी फीसियम और फीकलिस, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये अल्फ़ा और गैमा दोनों तरीके से हीमोलिटिक हो सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंटीबायोटिक टेस्ट। ठीक है, स्टेफिलोकोकाई का यूज़ किया था नोवोबायोसिन। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिकस इज रेजिस्टेंट, एपिडर्मिडिस इज सेंसिटिव। ठीक है, ये हमने देखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कोगुलेज नेगेटिव वालों में हमने नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी चेक की थी, तो एपिडर्मिडिस पॉजिटिव था जबकि सेप्रोफाइटिकस जो है वो नेगेटिव है। स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, इसमें भी हमने 2 एंटीबायोटिक्स यूज़ की थी, एक ऑप्टोजिन और एक बेसेट्रेसिन। ऑप्टोजिन में विजिटेंस इज रेजिस्टेंस, न्यूमोनिया इज सेंसिटिव। तो यहाँ पे है यहाँ पे हमने देखा था कि हमने ये ऑप्टोजिन सेंसिटिविटी चेक की अल्फ़ा हीमोलाइसिस वालों में। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जो है वो पॉजिटिव है और विरिडेंस वाले जो है वो नेगेटिव है यानी रेजिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने एक बेसेट ट्रेसिंग को भी चेक किया था, इसमें ग्रुप बी स्ट्रेप्टा रेजिस्टेंट। ठीक है, बेसेट ट्रेसिंग वालों में जो ग्रुप बी स्टेप है वो रेजिस्टेंट होंगे, ग्रुप ए वाले सेंसिटिव होंगे। ठीक है, बेसेट ट्रेसिंग भी बी से है और ग्रुप बी भी बी से है, तो हमें यहाँ से याद रहेगा कि ग्रुप बी जो है वो बेसेट ट्रेसिंग को रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह पढ़ा कि बेसेट ट्रेसिंग सेंसिटिविटी हमने बीटा हेमोलाइसिस वालों में की थी। ठीक है, बी से बीटा और बी से ही बेसेट ट्रेसिन और रेजिस्टेंट ग्रुप भी जो है वो भी ग्रुप बी है। ठीक है, तो ये बी 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 इस तरह से हमें ये याद रह सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रुप ए जो है वो इसको पॉजिटिव है, ग्रुप बी इसको रेजिस्टेंट है। ग्रुप बी में आता है ए ग्लेशियाई और ग्रुप ए में आता है पायोजेनस। उसके बाद हम देखते हैं हीमोलिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अल्फ़ा हीमोलिटिक बैक्टीरिया एंड द बीटा हीमोलिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अल्फ़ा हीमोलिटिक बैक्टीरिया पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो हमने ऊपर भी ये बात पढ़ी थी कि जो अल्फ़ा हीमोलाइसिस होती है वो पार्शियल हीमोलाइसिस होती है, कलर ग्रीन होता है। तो यहाँ पे भी हमने यही देखा कि इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो रही है, ग्रीनिश और ब्राउनिश कलर विदाउट क्लियरिंग अराउंड ग्रोथ ऑन द ब्लड एगर। ठीक है, ये जो रेड बैकग्राउंड है ये ब्लड एगर का है और ऊपर हम देख रहे हैं कि ये ब्राउनिश और ग्रीनिश की जो अपीयरेंस बन रही है ये अल्फ़ा हीमोलाइसिस की वजह से बन रही है। ठीक है, इंक्लूड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एंड द विरिडेंट स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, अब ये किस में हो रही है, ये हो रही है एक तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई में और विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई में, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया। उसके बाद आता है बीटा हीमोलिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें कंप्लीट लाइसिस ऑफ द आरबीसीज है। ठीक है, बीटा हीमोलाइसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कंप्लीट किस्म की जो है वो हीमोलाइसिस होती है। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है कि कंप्लीट लाइसिस ऑफ द आरबीसीज है। पेल एंड द क्लियर एरिया सराउंडिंग कॉलोनी ऑन द ब्लड एगर। ठीक है, तो इसमें जो है वो पेल और क्लियर एरिया है सराउंडिंग कॉलोनी ऑन दी ब्लड एगर एंड इंक्लूड द स्टेफिलोकोकस सूरियास। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस ग्रुप ए भी इसमें आता है, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशियाई ग्रुप बी भी इसमें आता है। ठीक है, ये स्टेफिलोकोकस सूरियास में है और स्ट्रेप वालों में ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में है और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस में है। ठीक है, उसके बाद आता है द स्टेफिलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशियाई यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस के और स्टेफिलोकोकस ओरियास विच इज़ द मोस्ट कॉमन स्टेफिलोकोकस और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस भी जो है वो बीटा हीमोलाइसिस करवाएगी जो कि कंप्लीट हीमोलाइसिस है और कलर इसमें क्लियर है। उसके बाद आता है स्टेफिलोकोकस ओरियास। ठीक है, इसको आप डिटेल से देखते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, बीटा हीमोलिटिक है और कैटलेज पॉजिटिव है, कोगलेज पॉजिटिव भी है, कोकाई इन क्लस्टर्स। ठीक है, इस डायग्राम में भी जो है वो डिफरेंट कोकाइन क्लस्टर्स नज़र आ रहे हैं। प्रोटीन ए विरुलेंस फैक्टर, इनका विरुलेंस फैक्टर जो है वो इनका प्रोटीन ए होता है। प्रोटीन ए बाइंड्स विद द एफसीआईजीजी।
जो प्रोटीन ए जो है वो इनका विरुलेंस फैक्टर है और उसने जाके जो IgG है उसके FC पोर्शन के साथ बाइंड करना है, इनहिबिटिंग कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड फैगोसाइटोसिस, जिसकी वजह से जो है वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी इनहिबिट हो जाएगी और फैगोसाइटोसिस भी फिर नहीं हो सकेगी। कॉमनली कॉलोनाइजेज द नेयर्स, ईयर्स, एक्जिला एंड ग्रोइन। तो इन्होंने नेयर्स में और ईयर्स, एक्जिला एंड ग्रोइन में कॉलोनीज बनानी है। कॉजेज इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी करवा सकते हैं और टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ भी करवा सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में ये स्किन इन्फेक्शंस करवा सकते हैं, ऑर्गन एब्सेसेस करवा सकते हैं, निमोनिया, ओफन आफ्टर इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, ये सारे इन्फेक्शन जो है ये इनके इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ओरियाज के। उसके बाद आता है टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़। इनकी दूसरी डिजीज़ जो होती है वो है टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़। टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ में होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSST1 जो कि एक सुपर एंटीजन है। ठीक है, वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा सकता है। स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम भी इन्हीं की वजह से हो रहा होता है। एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, ठीक है, स्टेफिलोकोकस ओरियाज जो है वो टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ में जो है वो 3 डिजीज़ करवा सकते हैं। एक इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है जो ये TSST1 की मदद से करवाते हैं। एक इसमें स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम है जो ये एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन की वजह से करवाते हैं। एक इसमें रैपिड ऑनसेट फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, रैपिड ऑनसेट फूड पॉइजनिंग जो है ये एंट्रोटॉक्सिन की मदद से करवाते हैं। उसके बाद आता है MRSA मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियाज। ठीक है, MRSA, ठीक है, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियाज। ठीक है, यानी कि वो स्टेफिलोकोकस ओरियाज जो मिथिसिलिन को रेजिस्ट करता है। मिथिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द सीरियस हेल्थ केयर एसोसिएटेड एंड द कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ठीक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट कॉज है सीरियस हेल्थ केयर एसोसिएटेड एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। अगर हम देखें कि किसी को जो है वो हेल्थ केयर जो वर्कर है उसमें ये कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, स्टेफिलोकोकस ओरियाज का, या किसी को हॉस्पिटल में रहने की वजह से कोई इन्फेक्शन इस तरह का हो रहा है, तो वो जो है वो मिथिसिलिन रेजिस्टेंट इन्फेक्शन ही होगा। रेजिस्टेंस ड्यू टू द अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। इन वाले जो स्टेफिलोकोकस ओरियाज होते हैं जो मिथिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं, इनके अंदर कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, ये डिफरेंट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिनकी वजह से इनको रेजिस्टेंस मिल रही होती है ड्रग्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये जो बाइंडिंग प्रोटीन्स है ये इनके अंदर एक जीन होती है, ठीक है, MAC-A के नाम से। तो वो MAC-A के नाम से जो जीन है वो इनके अंदर ये डिफरेंट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स बना रही होती है और ये डिफरेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो फिर इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट पेनिसिलिन्स। सम स्ट्रेन्स रिलीज पेंटोन वैलेंटाइन ल्यूकोसिडिन। ठीक है, कुछ स्ट्रेन्स जो हैं यानी स्टेफिलोकोकस ओरियाज के वो पेंटोन वैलेंटीन ल्यूकोसिडिन को भी रिलीज़ कर रहे होते हैं विच किल्स ल्यूकोसाइट्स एंड कॉजेज टिश्यू नेक्रोसिस, जो ल्यूकोसाइट्स को किल भी करते हैं और टिश्यू नेक्रोसिस भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पेंटोन वैलेंटीन ल्यूकोसिडिन। तो ये क्या करता है, ये ल्यूकोसाइट्स को किल भी कर सकता है और टिश्यू नेक्रोसिस भी करवाता है। उसके बाद आता है TSST1 इज़ अ सुपर एंटीजन। ठीक है, TSST1 जो है वो एक सुपर एंटीजन है दैट बाइंड्स टू द MSC2 एंड द टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, ये जो TSST1 है इसने जो है वो MSC2 के साथ और टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देना है, रिजल्टिंग इन द पॉलीक्लोनल टी सेल एक्टिवेशन एंड साइटोकाइन रिलीज, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा टी सेल की एक्टिवेशन होने लग जाएगी और फिर साइटोकाइन रिलीज हो रहा होगा। स्टेफिलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है, इसको कहते हैं TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम स्टेफिलोकोकस की वजह से। इसमें जो प्रेजेंटेशन है उसमें फीवर है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, रैश है, डिसक्वामेशन है, शॉक है एंड ऑर्गन फेलियर है। उसके बाद आता है तो स्टेफिलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की हम प्रेजेंटेशन देख रहे थे, तो इसमें फ़ीवर है, वॉमिटिंग, डायरिया है, रैश है और डिसक्वामेशन है, शॉक और एंड ऑर्गन फेलियर है। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन AST एंड द ALT। ठीक है, ये लिवर एंजाइम्स होते हैं तो वो भी इसमें जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लीवर मार्कर्स होते हैं, ये जब लीवर को डैमेज होता है तो ये एलिवेट हो जाते हैं।
एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन्स और द नेज़ल पैकिंग। ठीक है, ये जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है इसकी रीज़न ये बनती है कि प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन्स और द नेज़ल पैकिंग। कंपेयर विद स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ठीक है, हम स्टेप्टोकोकल के टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को कंपेयर कर रहे हैं स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस के टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के साथ। टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद पेनफुल स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, जिसमें टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम होता है। ठीक है, यानी कि टॉक्सिक शॉक जैसी ही उसमें फाइंडिंग्स होंगी, लेकिन वो एसोसिएटेड होगा विद द पेनफुल स्किन इन्फेक्शन। स्टेफिलोकोकस उरियाज फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन। ठीक है, इसमें फूड पॉइजनिंग जो है वो प्री फॉर्म टॉक्सिन की वजह से होती है, जिसको हम कहते हैं एंट्रोटॉक्सिन। ठीक है, एंट्रोटॉक्सिन की वजह से जो है वो फूड पॉइजनिंग होती है। शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो शॉर्ट है, 2 to 6 आवर्स। फॉरवर्ड बाय द नॉन ब्लडी डायरिया। ठीक है, इसमें नॉन ब्लडी डायरिया होगा और फिर इमिसिस यानी वॉमिटिंग होगी। एंट्रोटॉक्सिन इज़ अ हीट स्टेबल। ये जो एंट्रोटॉक्सिन जो फूड पॉइजनिंग करवाने वाला टॉक्सिन है, ये हीट स्टेबल होता है, नॉट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, और कुकिंग से भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। यानी कि वो फूड पॉइजनिंग जो स्टेफिलोकोकस औरियाज करवा रहा है वो एक ऐसे टॉक्सिन के ज़रिए करवा रहा है जो हीट से भी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और इसी वजह से कुकिंग से वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और इस वजह से वो जो है वो डायरिया करवाएगा, नॉन ब्लडी डायरिया और इमिसिस करवाता है इसमें। स्टेफिलोकोकस औरियाज मेक्स कोगुलेज एंड टॉक्सिन्स। ठीक है, तो स्टेफिलोकोकस औरियाज ने कोगुलेज और टॉक्सिन्स बनाने हैं। फॉर्म्स फिब्रिंग क्लॉट अराउंड इट सेल्फ। ठीक है, और जब ये अपने इर्द गिर्द जो है वो एक फिब्रिंग क्लॉट बना लेता है ना, तो फिर ये एब्सेस बना देता है। ठीक है, एब्सेस जो है वो कई इन्फेक्शंस की जो है वो कॉम्प्लिकेशन होती है, तो वो स्टेफिलोकोकस औरियाज की वजह से होती है, जब स्टेफिलोकोकस औरियाज अपने इर्द गिर्द एक फिब्रिंग क्लॉट बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस। तो ये भी ग्राम पॉजिटिव है, कैटलेज पॉजिटिव है, कोगुलेज नेगेटिव है। ठीक है, अब ये ग्राम पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव, लेकिन कोगुलेज नेगेटिव है। तो अभी जो हमने ऊपर देखा है वो ग्राम पॉजिटिव है, कैटलेज पॉजिटिव है और कोगुलेज भी पॉजिटिव है। अब ये एपिडर्मिडिस जो है वो कोगुलेज नेगेटिव है। यूरिएज पॉजिटिव, लेकिन ये यूरिएज पॉजिटिव है, एक इसमें एडिशनल फाइंडिंग है। ठीक है, कि ये यूरिएज पॉजिटिव कोकाइन क्लस्टर्स है, ये भी क्लस्टर्स में पाया जाता है, कोकाई होता है। ठीक है तो ये स्टेफिलोकोकस ही, और स्टेफिलोकोकस जो है वो क्लस्टर्स ही के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये नोवोबाइसिन जो है वो सेंसिटिव है। ठीक है, ये बात भी हमने पहले पढ़ ली थी। डज नॉट फर्मेंट मैनीटोल। ठीक है, इन्होंने मैनीटोल को लेकिन फर्मेंट नहीं करना होता, वर्सेस स्टेफिलोकोकस औरियाज। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो मैनीटोल को फर्मेंट नहीं करना। ठीक है, जबकि स्टेफिलोकोकस औरियाज ने जो है वो मैनीटोल को फर्मेंट कर देना है। नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ स्किन। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस हमारी स्किन के नॉर्मल बायोटा का एक पार्ट है। कॉन्टामिनेट्स ब्लड कल्चर्स। ठीक है, ब्लड कल्चर्स को ये कॉन्टामिनेट कर सकता है। इन्फेक्ट्स प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, ये प्रोस्थेटिक डिवाइसेस को जो है वो इन्फेक्ट कर देता है, जैसे हिप इम्प्लांट है, हार्ट वॉल्स हैं। ठीक है, जो डिवाइसेस हमने अपने अंदर इंस्टॉल करवाई होती हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तो वो ये इन्फेक्ट कर देते हैं। तो और आईवी कैथेटर्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं बाय प्रोड्यूसिंग अडेरेंट बायोफिल्म्स। ठीक है, इंट्राविनस कैथेटर्स को भी ये इन्फेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये अडेरेंट बायोफिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव भी है और कैटलेज पॉजिटिव भी है, कोगुलेज नेगेटिव है, लेकिन एडिशनल फाइंडिंग इसमें ये है कि ये यूरिएज पॉजिटिव है। ठीक है, नोवोबायोसिन ये सेंसिटिव है। डज नॉट फर्मेंट मैनीटोल, इसने जो है वो मैनीटोल को फर्मेंट नहीं करना, जबकि स्टेफिलोकोकस औरियाज ने मैनीटोल को फर्मेंट भी करना होता है। बेशक ये बात इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे तो नहीं लिखी हुई, लेकिन हमें वैसे भी ये बात याद रखनी चाहिए कि स्टेफिलोकोकस औरियाज जो है वो मैनीटोल को फर्मेंट करेगा, जबकि एपिडर्मिडिस जो है वो मैनीटोल को फर्मेंट नहीं करेगा। और एक इनका कोगुलेज वाला डिफरेंस है कि एक कोगुलेज नेगेटिव है और एक कोगुलेज पॉजिटिव है। नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ स्किन का ये पार्ट होता है, लेकिन ब्लड कल्चर को कॉन्टामिनेट कर सकता है, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस को इन्फेक्ट करता है और इंटरवेनस कैथेटर्स को भी ये इन्फेक्ट करता है बाय प्रोड्यूसिंग अडेरेंट बायोफिल्म्स। तो बायोफिल्म्स को हमने डिस्कस किया था, ये जो बायोफिल्म्स होती हैं ये येलो और येलो ब्राउन कलर की जो है वो टीथ के ऊपर भी बनी होती हैं, जहाँ पे भी हम देखेंगे कि मॉइस्चर ज़्यादा है,
तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है वो बायोफिल्म्स बना देते हैं। ये हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, जिन पत्थरों के ऊपर से पानी ज़्यादा गुजरता है, वहाँ पे भी जो बैक्टीरिया हैं वो बायोफिल्म्स बना देते हैं। उसके बाद आता है स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है, कैटलेस पॉजिटिव है, ठीक है, कोगलेस नेगेटिव है और यूरिएज पॉजिटिव है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और कैटलेस पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ये भी एपिडर्मिडिस की तरह जो है वो कोगलेस नेगेटिव है। ठीक है, और यूरिएज पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो ये सारी फाइंडिंग्स जो यहाँ पे आ रही हैं सेप्रोफाइटिकस की, ये बिल्कुल एपिडर्मिडिस से मैच हो रही हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव भी है, कैटलेस पॉजिटिव है, फिर कोगलेस नेगेटिव, तो ये भी कोगलेस नेगेटिव, यूरिएज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने देखा कि इस तरीके से सेप्रोफाइटिकस एपिडर्मिडिस को जो है वो फाइंडिंग्स जो है क्लिनिकल फाइंडिंग्स में बिल्कुल ही मैच कर रहा है। ठीक है, नोवोबायोसिन में आके इनका डिफरेंस आता है। नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट होता है सेप्रोफाइटिकस, जबकि एपिडर्मिडिस जो है वो नोवोबायोसिन सेंसिटिव है। नॉर्मल माइक्रोबायोटा द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड पेरिनियम। सेप्रोफाइटिकस जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और पेरिनियम का नॉर्मल माइक्रोबायोटा होता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन यंग फीमेल्स। ठीक है, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूटीआई का इन फीमेल्स। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो एस्चेरिचिया कोलाई होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई ग्राम पॉजिटिव है, अल्फा हीमोलिटिक है, लेंसेट शेप्ड डिप्लोकोकाई। यहाँ भी हम देख सकते हैं जो पर्पल कलर के में नज़र आ रहे हैं ये डिप्लोकोकाई हैं, दो कोकाई हैं जो आपस में मिले हुए हैं। तो ये हमें नज़र आएंगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई में। ये भी ग्राम पॉजिटिव होता है और ये अल्फा हीमोलिटिक भी होता है। एनकैप्सुलेटेड है, इसके ऊपर कैप्सूल भी होगा। IgA प्रोटीएज है। ठीक है, ये IgA प्रोटीएज इसके अंदर जो है वो होता है। और ऑप्टोकिन सेंसिटिव और बाइल सॉल्युबल। ठीक है, ऑप्टोकिन का भी हमने तो पढ़ा था कि ऑप्टोकिन सेंसिटिविटी और बाइल सॉल्युबिलिटी जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में पॉजिटिव आ रही थी। मोस्ट कॉमनली कॉजेज मॉप्स। ठीक है, इसने इन्फेक्शन अगर हमने इसके याद रखने हैं तो हमें मॉप्स वाला निमोनिक याद रखना पड़ेगा। तो इसमें है सबसे पहले मेनिंजाइटिस है, ओटिटिस मीडिया इन चिल्ड्रन है, निमोनिया है, साइनसाइटिस है। ठीक है, मेनिंजाइटिस है, ओटिटिस मीडिया है, ठीक है, निमोनिया है, साइनसाइटिस है। न्यूमोकोकस इज एसोसिएटेड विद रस्टी स्पुटम। ठीक है, ये जो न्यूमोकोकस है इसको न्यूमोनियाई को हम न्यूमोकोकस भी कह लेते हैं। ये रस्टी स्पुटम के जो मतलब रस्टी कलर का जो स्पुटम है उसके साथ ये एसोसिएटेड है। पेशेंट्स विद हाइपोसप्लीनिया और एसप्लीनिया, और उन पेशेंट्स में भी इन्फेक्शन करवा रहा होता है जिनमें जो सप्लीन है वो रिमूव कर दी गई है, यानी कि हाइपोसप्लीनिया और एसप्लीनिया। ठीक है, यानी कि या तो सप्लीन का कोई डिस्फंक्शन हुआ है, हाइपोसप्लीनिया हुई हुई है, या फिर जो है वो एसप्लीन है, यानी बिल्कुल ही सप्लीन नहीं है, सप्लीनेक्टमी करवा दी गई है, यानी सप्लीन का रिमूवल करवा दिया गया है थ्रू सर्जरी। तो इस तरह के पेशेंट्स में जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के इन्फेक्ट करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नो विरुलेंस विदाउट कैप्सूल, लेकिन इसकी सारी विरुलेंस, इसकी सारी अटैक करने की जो पावर है वो इसके कैप्सूल में होती है। अगर इसका कैप्सूल ना रहे तो ये बिल्कुल ही विरुलेंस यानी इसकी विरुलेंसी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं विरिडेंस ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसमें हमने देखे थे कि दो आते थे, एक था स्ट्रेप्टोकोकस मिटिस, ठीक है, और एक इसमें म्यूटेंस था। ठीक है, ये भी ग्राम पॉजिटिव हैं और अल्फा हीमोलिटिक कोकाई हैं। ठीक है, इसकी अब फाइंडिंग्स जो हैं वो इससे मैच हो रही हैं। ठीक है, निमोनियाई से विरिडेंस ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकाई की फाइंडिंग्स जो हैं वो मैच हो रही हैं विद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, लेकिन फ़र्क ये है कि ये ऑप्टोकिन रेजिस्टेंट हैं और बाइल इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, जबकि न्यूमोनियाई जो थे वो ऑप्टोकिन सेंसिटिव और बाइल सॉल्युबल थे। नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ दी ओरोफेनिक्स। ठीक है, तो ये नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ दी ओरोफेनिक्स। ठीक है, ओरोफेनिक्स ये नॉर्मल माइक्रोबायोटा का पार्ट होते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड मिटिस कॉज डेंटल कैरीज है। ठीक है, डेंटल कैरीज हम देखते हैं कि बहुत ही कॉमनली हो रही होती हैं। तो वो कौन से बैक्टीरिया करवा रहे हैं? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और स्ट्रेप्टोकोकस मिटिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइनिस मेक्स डेक्सट्रैंस। ये जो सैंगुइनिस होता है ना, ये डेक्सट्रैंस बनाता है that bind to the fibrin platelet aggregates on the damaged heart walls, causing infective endocarditis। ठीक है, एक हमने इसमें वैसे ऊपर हमने पढ़े थे एक म्यूटेंस और मीटिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने एक और भी टाइप बताई हुई है।
इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइनिस। ठीक है, ये जो गुइनिस है ना, ये डेक्सट्रेंस बनाता है। वो डेक्सट्रेंस जो होते हैं वो फिब्रिन प्लेटलेट्स के साथ, जो फिब्रिन और प्लेटलेट के एग्रीगेट्स होते हैं उसके साथ ये डेक्सट्रेंस बाइंड कर देते हैं। और ये जो फिब्रिन प्लेटलेट के एग्रीगेट्स होते हैं ये डैमेज हार्ट वॉल से प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो रही होती है। तो सैंगुइनिस जो है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कैसे करवाता है, ये डेक्सट्रेंस बनाता है। डेक्सट्रेंस जो है वो फिब्रिन और प्लेटलेट के एग्रीगेट्स के साथ बाइंड कर लेते हैं। ये एग्रीगेट्स जो है वो डैमेज हार्ट वॉल से प्रेजेंट होते हैं और उन हार्ट वॉल्स को इस तरह से ये डैमेज करके फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा देता है। विरिडेंस ग्रुप स्ट्रेप लिव इन द माउथ बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द चिन। ठीक है, ऑप्टो चिन रेजिस्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो ये एक निमोनिक है। ठीक है, जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विरिडेंस जो है वो हमारे माउथ का, यानी कि हमारे जो मतलब हमारे मुंह का ये होता है, नॉर्मल माइक्रोबायोटा का पार्ट होता है, ओरोफेनिक्स का। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द चिन। ऑफ द चिन से हम ऑप्टोचिन याद रखेंगे, ये ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट है क्योंकि ये ऑप्टोचिन को रेजिस्ट कर रहे हैं, यानी ऑप्टोचिन से नहीं डरते, इसलिए हमारे माउथ में रहते हैं। सैंगुइनिस, सैंगुइनिस इज इक्वल टू ब्लड। थिंक देयर इज़ लॉट्स ऑफ ब्लड इन द हार्ट, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सैंगुइनिस से हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को याद रखना चाहते हैं अगर, तो हमें ब्लड का याद रखना पड़ेगा कि सैंगुइनिस जो है वो ब्लड के इक्वल है। ये किसी ना किसी लैंग्वेज में सैंगुइनिस का मतलब जो है वो ब्लड निकलता होगा, तो हमें ये यहाँ से याद रखना चाहिए कि ये ब्लड के इक्वल है। तो हार्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड पंपिंग हो रही होती है, तो इस वजह से हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को सैंगुइनिस के नाम से याद रख सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस में ग्रुप ए को देख रहे हैं। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस होता है, ये हमें पता है कि ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाइन चेन्स, तो इसको उन्होंने शो किया हुआ है, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और ये चेन्स की शक्ल में होता है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। अब इसने क्या क्या करवाना है, किसने पायोजेनिक, ठीक है, पायोजेनिक इन्फेक्शन करवाएगा, टॉक्सिजेनिक करवाएगा और इम्यूनोलॉजिक भी करवाएगा। पायोजेनिक में इसने करवानी है फ्रिंजाइटिस करवाना है, सेलुलाइटिस करवाना है, इम्पीडिगो करवाना है। हनी क्रस्टेड लीजेंस, इम्पीडिगो में कौन से लीजेंस बनते हैं, हनी क्रस्टेड लीजेंस बन जाते हैं और एरिसिपिलास इसने करवाना है। ठीक है, फ्रिंजाइटिस है, सेलुलाइटिस है, इन्होंने करवाना है फ्रिंजाइटिस, सेलुलाइटिस, इम्पीडिगो यानी हनी क्रस्टेड लीजेंस और एरिसिपिलास। टॉक्सिजेनिक में है स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक। ठीक है, स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक इन्होंने करवाने हैं। ठीक है, टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम और नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस। इम्यूनोलॉजिक में इन्होंने करवाना है र्यूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो इनके जो ग्रुप ए के इन्फेक्शन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, पायोजेनिक में, टॉक्सिजेनिक में और इम्यूनोलॉजिक में, PTI। ठीक है, तो पायोजेनिक में आता है फ्रिंजाइटिस आता है, सेलुलाइटिस आता है, इम्पीडिगो आता है। इम्पीडिगो में हनी क्रस्टेड लीजेंस होंगे और एरिसिपिलास आता है। ये जो सेलुलाइटिस और इम्पीडिगो है ये तो वैसे भी स्किन इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये हमें वैसे ही याद रहेंगे। ठीक है, टॉक्सिजेनिक में हम देखते हैं जो टॉक्सिन से हो रही हैं, तो इसके टॉक्सिन से हो सकता है स्कारलेट फीवर, टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम और नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस है एक। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो नेक्रोसिस इसमें हो रही होती है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिक है, इम्यूनोलॉजिक में र्यूमेटिक फ़ीवर है। ठीक है, जो आगे एक ऑटोम्यून डिजीज़ करवा रहा होता है, जैसे र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, र्यूमेटिक फ़ीवर की कॉम्प्लिकेशन होती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी हमें पता है कि डिफरेंट इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं, तो इस तरीके से हमें ये दोनों नाम भी याद रहेंगे क्योंकि इनके जो मैकेनिज़म्स हैं उनमें भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं और किसी में ऑटोम्यून डिजीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेसेट रेसिन सेंसिटिव। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस ग्रुप ए है वो बेसेट रेसिन सेंसिटिव है, बीटा हिमोलिटिक है। ठीक है, और पायरोलिडोनाइल और पायरोलिडोनाइल एरिलामाइड। ठीक है, PYR पॉजिटिव है ये, और हेलोरॉनिक एसिड कैप्सूल है। ठीक है, इसका कैप्सूल जो है वो हेलोरॉनिक एसिड का बना हुआ है। एंड M प्रोटीन इनहिबिट फैगोसाइटोसिस, इसका जो कैप्सूल है और एक इसका जो विरुलेंट फैक्टर है जिसे हम M प्रोटीन कहते हैं, इन दोनों ने जो है वो फैगोसाइटोसिस को इनहिबिट करना होता है। एंटीबॉडीज टू M प्रोटीन एनहांस द होस्ट डिफेंस अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बट कैन गिव राइज टू द न्यूमेटिक फीवर।
अब क्या है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इस एम प्रोटीन के ख़िलाफ़ जब बनती हैं हमारे डिफेंस के लिए, तो वो हो सकता है कि यही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रूमेटिक फ़ीवर तक हमें पहुंचा दें, क्योंकि अगर ये गलत तरीके से क्रॉस लिंकिंग कर देंगी तो उससे जो है वो रूमेटिक फ़ीवर के जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। डायग्नोज स्ट्रेप्टोफिरिंजाइटिस वाया थ्रोट स्वैब। स्ट्रेप्टोकोकस का जो फ्रिंजाइटिस है उसको डायग्नोज करने के लिए हम थ्रोट स्वैब जो है वो लेते हैं, विच कैन बी टेस्टेड विद एन एंटीजन डिटेक्शन एसएई। पहले हम थ्रोट स्वैब लेंगे, ठीक है, फिर हम उसको एंटीजन डिटेक्शन एसएई के ज़रिए उसको टेस्ट करेंगे, रैपिड इन ऑफिस रिजल्ट्स और कल्चर्ड ऑन द ब्लड एगर रिजल्ट्स इन 48 आवर्स। ठीक है, थ्रोट स्वैब हम लेंगे, ठीक है, फ्रिंजाइटिस के लिए, और उसको अब आगे डायग्नोज करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि हम उसमें एंटीजन डिटेक्शन एसए कर लें, ठीक है, एंटीजन डिटेक्शन ऐसे कर जो है वो जल्दी हो जाता है और इसका रिज़ल्ट भी फौरी तौर पे आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको थ्रोट स्वैब को आगे मज़ीद कल्चर कर देते हैं ऑन द ब्लड एगर, तो रिज़ल्ट हमें 48 आवर्स में ही मिल सकता है, यानी 2 दिन में। उसके बाद यहाँ पे है कि बायोजेनिस फ्रिंजाइटिस का रिजल्ट इन रूमेटिक फ़ीवर एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये निमोनिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि बायोजेनिस फ्रिंजाइटिस जो है वो रूमेटिक फ़ीवर करवा सकता है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी करवा सकता है, क्योंकि इस फ्रिंजाइटिस के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो एम प्रोटीन के अगेंस्ट, और यही एंटीबॉडीज़ आगे रूमेटिक फ़ीवर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की रिस्क को इंक्रीज़ कर देती हैं। स्ट्रेन्स कॉजिंग एम्पीटिगो कैन इंड्यूस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, वो वाले स्ट्रेन्स जो एम्पीटिगो करवा रहे हैं वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तक लेके जा सकते हैं। की वेरुलेंस फैक्टर्स इंक्लूड वेरुलेंस फैक्टर्स, अगर हम इसके देखें अभी तक तो हमने 2 पढ़े थे, एक हेलोरेनिक एसिड कैप्सूल को पढ़ा था हमने, एक हमने एम प्रोटीन को पढ़ा था। अब इसके जो की वेरुलेंस फैक्टर्स है उसमें डीएनएज आ रहा है, रिथ्रोजेनिक एक्सोटॉक्सिन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ है, ठीक है, स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ है, और इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज है, और एक इसमें एक्सोटॉक्सिन है जिसे हम कहते हैं रिथ्रोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, और एक इसमें डीएनएज है। एएसओ टाइटर और दी एंटी डीएनएज बी एंटीबॉडीज इंडिकेट द रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकस बायोजेनिस इन्फेक्शन है। अगर हम देखें कि एएसओ कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, अगर इनका टाइटर जो है वो एलिवेटेड हो गया है, ठीक है, ये एंटी स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि ये वाली एंटीबॉडीज़ एलिवेटेड हो गई हैं, या फिर हम देखें कि एंटी डीएनएज बी एंटीबॉडीज़ एलिवेटेड हो गई हैं, ठीक है, एएसओ का टाइटर या फिर एंटी डीएनएज बी एंटीबॉडीज़ के टाइटर अगर एलिवेटेड हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अभी अभी रिसेंटली स्ट्रेप्टोकोकस बायोजेनिस इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। स्कारलेट फीवर जो है वो इसके टॉक्सिजेनिक डिजीज़ में आता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ब्लांचिंग होती है, सैंड पेपर लाइक बॉडी बन जाती है, ठीक है, बॉडी जो है वो सैंड पेपर जैसा होता है वैसी ही बन जाती है। रैश होगा, ठीक है, सैंड पेपर लाइक बॉडी रैश, ठीक है, बॉडी रैश इस तरह का होगा कि सैंड पेपर की तरह का लग रहा होगा, ठीक है। स्ट्रॉबेरी टंग इसमें स्ट्रॉबेरी जैसी यानी रेड कलर की बिल्कुल हो जाएगी। सर्कमोरल पैलर इन द सेटिंग, और सर्कमोरल इसमें पैरल हो जाएगा, ठीक है, यानी पीला रंग होगा। इन द सेटिंग ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फ्रिंजाइटिस, ठीक है, और ये जो पैलर है ना ये फ्रिंजाइटिस में होगा, इसके स्पेशली इसके जो फ्रिंजाइटिस है, ठीक है, फ्रिंजाइटिस जो है वो रिथ्रोजेनिक टॉक्सिन पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका जो फ्रिंजाइटिस होता है उसमें ये पैलर भी हो रहा होता है, और ये जो पैलर होता है ये रिथ्रोजेनिक टॉक्सिन पॉजिटिव होता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशियाई को, जो कि ग्रुप बी का जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और बेसिल ट्रेसिन रेजिस्टेंट है, वो हमने बी वाला जो याद किया था उसमें हमें पता है कि बीटा हिमोलाइसिस थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसमें बेसिल ट्रेसिन था, और फिर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई था जो कि रेजिस्टेंट था। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि बीटा हिमोलाइसिस, बेसिल ट्रेसिन रेजिस्टेंट और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो बेसिल ट्रेसिन को ये रेसिस्ट करता है, ठीक है, और इसमें ये बीटा हिमोलिटिक भी होता है। कॉलोनाइजिंग विजाइना कॉजेस निमोनिया, ठीक है, ये विजाइना में अपनी कॉलोनीज़ बनाएगा और निमोनिया करवाता है, ये मेनिंजाइटिस करवाएगा, सेप्सिस करवाता है, मेनली इन बेबीज़, ठीक है, बेबीज़ को ये ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा होता है।
पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, अच्छा अब जो हमने ऊपर पढ़ा था उसका कैप्सूल था हेलोरॉनिक एसिड का, इसका कैप्सूल जो है वो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है। कन्फर्स विरुलेंस, इसको विरुलेंस प्रोवाइड करेगा, यानी कि अटैक करने की पावर जो है वो इसको इस कैप्सूल की वजह से मिलेगी। प्रोड्यूसेस साइक्लिक एएमपी फैक्टर विच एनलार्जेस द एरिया ऑफ हिमोलाइजेज फॉर्म बाय द स्टेफिलोकोकस ऑरियाज। ठीक है, इसने जो है वो एक फैक्टर बनाना जिसे हम कैंप फैक्टर कहते हैं, जिसने हिमोलाइसिस जो है वो उसके एरिया को इसने लार्ज कर देना है, वो एरिया जो स्टेफिलोकोकस ऑरियाज ने बनाया था। नोट CAMP स्टैंड्स फॉर द ऑथर्स ऑफ द टेस्ट, नोट साइक्लिक AMP। पहले मैंने भी इसको साइक्लिक AMP समझा, लेकिन ये साइक्लिक AMP नहीं है। ठीक है, ये जो कैंप है यहाँ पे ये ऑथर्स ऑफ द टेस्ट के लिए है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि कौन सा टेस्ट है ये कैंप वाला। ठीक है, और जो है वो ये साइक्लिक AMP के लिए नहीं है। फिर ये हिप्पूरेट टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशियाई हिप्पूरेट टेस्ट पॉजिटिव है, ये PYR नेगेटिव है। ठीक है, और स्क्रीन है प्रेग्नेंट पेशेंट्स एट 35 to 37 वीक्स gestation विद द रेक्टल एंड द vaginal swabs। क्योंकि ये प्रेग्नेंट पेशेंट्स को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा होता है, इस वजह से हमें 35 to 37 वीक्स में उनकी स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, रेक्टल और vaginal स्वैब्स के थ्रू। पेशेंट विद द पॉजिटिव कल्चर रिसीव, और अगर पेशेंट्स के जो कल्चर हैं वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम उनको इंट्रापार्टम पेनिसिलिन देंगे। ठीक है, जो फिर हम उनको मतलब डिलीवरी के दौरान पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन की प्रोफाइलैक्सिस कर देते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन या फिर एम्पिसिलिन की प्रोफाइलैक्सिस कर देंगे। अब यहाँ पे हमने देखना ये है कि ये जो CAMP फैक्टर है ये कौन सा फैक्टर है जो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशियाई ने प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैंप फैक्टर इज़ अ डिफ्यूजिबल हीट स्टेबल प्रोटीन। ठीक है, ये एक डिफ्यूजिबल हीट स्टेबल प्रोटीन होता है, प्रोड्यूस बाय द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, जो कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशियाई प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दिस इज द साइनर्जिस्टिक टेस्ट बिटवीन द स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियाज एंड द स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशियाई। ठीक है, ये एक साइनर्जिस्टिक टेस्ट है, यानी कि ऐसा टेस्ट है जो स्टेफिलोकोकस ऑरियाज जिसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियाज जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशियाई को फैसिलिटेट कर सकता है। साइनर्जिज्म का हमें मतलब पता है कि साइनर्जिज्म में ये होता है कि जो फैक्ट है वो 2+2 > 4 होता है। ठीक है, यानी कि इसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियाज जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशियाई को फैसिलिटेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशियाई है वो इस फैक्टर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर असल में एक प्रोटीन है। ठीक है, एक डिफ्यूजिबल हीट स्टेबल प्रोटीन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सा ये कैंप फैक्टर है जो कि प्रोड्यूस करना है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशियाई ने, विच एन लार्जेस्ट एरिया ऑफ हिमोलाइसिस फॉर्म बाय द स्टेफिलोकोकस ऑरियाज। तो इस फैक्टर ने जो है वो उस एरिया को इनलार्ज कर देना है, हिमोलाइसिस के उस एरिया को इनलार्ज कर देना है जो स्टेफिलोकोकस ऑरियाज ने करवाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से यही बात पता चल रही है कि इन दोनों के बीच जो है वो साइनर्जिज्म है इस टेस्ट को लेकर, इस फैक्टर को लेकर। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, कॉलोनाइजेज द गट। ठीक है, ये जो बोविस है ये हमारी गट के अंदर कॉलोनीज बनाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस गलोटिकस, ठीक है, गलोलिटिकस। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस बायोटाइप 1 है, कैन कॉज बैक्टीरियमिया एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है ये हमारी गट में कॉलोनीज बनाता है, लेकिन इसकी एक टाइप है बायोटाइप। ठीक है, जिसको हम कहते हैं द स्ट्रेप्टोकोकस गलोलिटिकस। ठीक है, ये जो है ये बैक्टीरियमिया यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया को ले आता है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है। पेशेंट्स विद द स्ट्रेप्टोकोकस बोविस एंडोकार्डाइटिस हैव इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द कोलन कैंसर। फिर वो पेशेंट्स जिनके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बोविस से हुई एंडोकार्डाइटिस होती है उनमें फिर ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा इंसिडेंस होता है कोलन कैंसर का। यानी सबसे पहले जो है वो इन्फेक्शन हुआ विद द स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, उसके बाद जो है वो इसमें एंडोकार्डाइटिस हो गई, बैक्टीरियमिया और एंडोकार्डाइटिस हो गई, और उसके बाद फिर उन्हीं पेशेंट्स में कोलन कैंसर की रिस्क भी इंक्रीज हो गई। बोविस इन द ब्लड इज इक्वल टू कैंसर इन द कोलन। ठीक है, BB इज इक्वल टू CC। एंट्रोकोकाई भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं। एंट्रोकोकाई में आता है ये फीकलिस और फीसियम।
ठीक है, एंट्रोकोकाई फीकलिस और एंट्रोकोकस, ठीक है, ये जो है वो इसमें आता है एंट्रोकोकस फीकलिस और एंट्रोकोकस फीसियम। दे आर द नॉर्मल कॉलोनिक माइक्रोबायोटा, ठीक है, ये नॉर्मल कॉलोनिक माइक्रोबायोटा हैं, ठीक है। तो डेट आर पेनिसिलिन जी रेजिस्टेंट एंड कॉज, ठीक है, ये जो है ये माइक्रोबायोटा के नॉर्मल पार्ट होते हैं, ठीक है, कॉलोनिक यानी कॉलोन में होते हैं, ठीक है, हमारे कॉलोन के माइक्रोबायोटा के नॉर्मल पार्ट हैं और ये पेनिसिलिन जी रेजिस्टेंट होते हैं और इसी वजह से ये यूटीआई करवाते हैं, बाइलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस करवाते हैं एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा सकते हैं, ठीक है, यूटीआई करवाते हैं एक तो ये, और दूसरा इन्होंने जो है वो बाइलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाने, एक यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, एक बाइलियरी ट्रैक्ट हो गया और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी इन्होंने करवा देनी है। फॉलोइंग जीआई एंड द जीयू प्रोसीजर्स, ठीक है, जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है ये तब करवाएंगे जब उससे पहले कोई ना कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जेनिटो यूरिनरी प्रोसीजर करवाया गया हो, ठीक है। कैटालिस्ट नेगेटिव होते हैं, ये PYR पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, टिपिकली नॉन हीमोलिटिक। एंट्रोकोकाई जो है वो नॉन हीमोलिटिक है, यानी कि गैमा हीमोलाइसिस वाली कैटेगरी में ये आते हैं, जो कि हमने पहले ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। और PYR पॉजिटिव होते हैं, कैटालिस्ट नेगेटिव होते हैं। VRE यानी वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंट्रोकोकाई आर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, ठीक है। वेल्थ के ये जो वैंकोमाइसिन है VRE है, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंट्रोकोकाई है, ठीक है, ये हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन का इंपॉर्टेंट कॉज है। एंट्रोकोकाई आर मोर रेजिलियंट देन स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, कैन ग्रो इन द 6.5% NaCl इन द बाइल, ठीक है, लैब टेस्ट, ठीक है। एंट्रोकोकाई जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई की निस्बत ज़्यादा रेजिलियंट होते हैं और ये 6.5% NaCl में ग्रो कर सकते हैं और बाइल में भी ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, और इसी वजह से ये बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी करवा रहे होते हैं, ठीक है, इस वजह से ये बाइल में ग्रो करेंगे और बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी करवाते हैं, ठीक है, यूटीआई ये करवाते हैं और ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तब करवाएंगे जब उससे पहले कोई ना कोई जीआई या जीयू प्रोसीजर किया गया हो, ठीक है। जो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंट्रोकोकाई होते हैं वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है। एंट्रो इज इक्वल टू इंटेस्टाइन, फीकलिस इज इक्वल टू फीसिस, स्ट्रेप्टो ट्विस्टेड चेन्स एंड कॉकस इज इक्वल टू बैरी। तो ये वैसे भी याद रहेगा, ये वैसे ही निमोनिक दिया हुआ है, तो अगर हम इस निमोनिक के बगैर भी इसको याद रखना चाहें तो इजीली इसको रख सकते हैं। इसके बाद आता है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है, स्पोर फॉर्मिंग रॉड, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग रॉड है, ठीक है, यानी कि इसने स्पोर्स प्रोड्यूस करने होते हैं। डेट प्रोड्यूसेस एंथ्रेक्स टॉक्सिन, ठीक है, और ये एंथ्रेक्स टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। एन एक्सोटॉक्सिन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीजन, लीथल फैक्टर एंड द अडीमा फैक्टर। इसका जो टॉक्सिन है, ठीक है, ये एक ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रॉड है और ये जो है वो एंथ्रेक्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन है ये एक एक्सोटॉक्सिन है, ठीक है, और इसकी प्रोटेक्टिव है, इसके पास एक प्रोटेक्टिव एंटीजन है, एक लीथल फैक्टर और एक अडीमा फैक्टर है, ठीक है। इसके पास क्या क्या है, प्रोटेक्टिव एंटीजन है, एक इसके पास प्रोटेक्टिव एंटीजन है, एक लीथल फैक्टर और एक अडीमा फैक्टर है। हैज़ अ पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल, और इसका जो कैप्सूल है वो पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पॉली डी ग्लूटामेट, ठीक है, इसका कैप्सूल जो है वो पॉलीपेप्टाइड पॉली डी ग्लूटामेट से बनता है। कॉलोनीज शो अ हालो प्रोजेक्शंस कॉल्ड समटाइम्स कॉल्ड द मेडूसा हेड अपीयरेंस। इसकी जो कॉलोनीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है वो प्रोजेक्शंस हुई होती हैं, इसी वजह से हम इसकी कॉलोनीज़ का नाम जो है वो मेडूसा हेड के नाम से रख देते हैं, क्योंकि इनकी अपीयरेंस बिल्कुल ही मेडूसा के हेड जैसी लग रही होती है। बहुत कुटेनियस एंड द पल्मोनरी एंथ्रेक्स मे बी कॉम्प्लिकेटेड बाय द हेमोरेजिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस है इसने दो तरह के एंथ्रेक्स करवाने होते हैं, एक इसने कुटेनियस एंथ्रेक्स करवाना है और एक इसने पल्मोनरी एंथ्रेक्स करवाना है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बाद में जो है वो हेमोरेजिक मेनिंजाइटिस जो है वो ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो रही होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कुटेनियस एंथ्रेक्स को, ठीक है। तो हमने देखा इसको पहले कि हम कुटेनियस एंथ्रेक्स को देखें, हम बैसिलस एंथ्रेसिस को दोबारा देख लेते हैं कि बैसिलस एंथ्रेसिस जो है वो ग्राम पॉजिटिव भी है, स्पोर फॉर्मिंग भी है, एंथ्रेक्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये एंथ्रेक्स टॉक्सिन जो है उसके पास जो है वो एक एक्सोटॉक्सिन है, उसके पास अपने डिफेंड के लिए एक प्रोटेक्टिव एंटीजन है, एक लीथल फैक्टर एक अडीमा फैक्टर है इसके पास एक कैप्सूल भी होता है, वो कैप्सूल जो है वो पॉलीपेप्टाइड पॉली डी ग्लूटामेट से बनता है। इसकी कॉलोनीज जो है उसमें डिफरेंट प्रोजेक्शंस होती है, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस जो है वो मेडूसा के हेड को रिजेंबल कर रही है।
हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कुटेनियस एंथ्रेक्स और पल्मोनरी एंथ्रेक्स, लेकिन दोनों में एट दी एंड जो है वो ऐसा कॉम्प्लिकेशन हेमोरेजिक मेनिंजाइटिस हो सकता है। अब यहाँ पे है कुटेनियस एंथ्रेक्स, पेनलेस पप्यूल सराउंडेड बाय वेजिकल्स। ठीक है, ये ए वाली डायग्राम इन्होंने हमें शो किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पेनलेस पप्यूल बन जाएगा, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट वेजिकल्स बने होंगे। पप्यूल के इर्द गिर्द जो है वो वेजिकल्स बने होंगे, अल्सर विद ब्लैक एस्चर, और बाद में यही पप्यूल जो है वो एक अल्सर की शेप में आ जाएगा, अल्सर की फॉर्म में आ जाएगा विद ब्लैक एस्चर, और इसका जो एस्चर है सरफेस जो होगा वो इसका ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये पेनलेस होगा और नेक्रोटिक होगा। ठीक है, ये जो ए वाली डायग्राम है इसमें उन्होंने ब्लैक कलर का यही एस्चर वाला अल्सर शो किया हुआ है। ठीक है, ये पेनलेस और नेक्रोटिक होता है। ठीक है, नेक्रोटिक होगा वैसे पेनलेस होगा। अनकॉमनली प्रोग्रेसिव टू बैक्टीरियमिया एंड डेथ है। ठीक है, और ये जो ब्लैक एस्चर है ये अनकॉमनली यानी कि रेयरली ऐसा हो सकता है कि ये बैक्टीरियमिया और डेथ तक जो है वो प्रोग्रेस कर जाए। ठीक है, बैक्टीरियमिया एंड डेथ तक प्रोग्रेस कर सकता है। पल्मोनरी एंथ्रेक्स, इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, जो पल्मोनरी एंथ्रेक्स है वो इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स की वजह से होती है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो बैसिलस एंथ्रासिस वाला बैक्टीरिया है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग रॉड होता है। तो इसी वजह से अगर इसके स्पोर्स की इनहेलेशन कर ली जाए तो पल्मोनरी एंथ्रेक्स हो सकता है। मोस्ट कॉमनली फ्रॉम द कॉन्टेमिनेटेड एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स आल्सो अ पोटेंशियल बायो वेपन। ठीक है, तो ये जो है ये हमें कॉन्टामिनेटेड एनिमल्स या फिर कॉन्टामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट से मिलेगा, लेकिन हम इसको बायो वेपन की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स दैट रैपिडली प्रोग्रेस टू फीवर, तो इसमें सबसे पहले जो है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है वो आगे प्रोग्रेस कर जाएंगे टू द फीवर। ठीक है, फिर पल्मोनरी हेमोरेज है, फिर मीडियास्टिनाइटिस है। ठीक है, पल्मोनरी हेमोरेज और मीडियास्टिनाइटिस हम देखेंगे कि चेस्ट एक्सरे में शो द वाइडेनेड मीडियास्टिनम। ठीक है, मीडियास्टिनाइटिस में क्या होता है कि मीडियास्टिनम जो है वो वाइडनेट हो जाता है, ये हमें चेस्ट एक्सरे में नजर आएगा। इन शॉक आल्सो कॉल्ड द वूल सॉर्टर्स डिजीज़, इसको वूल सॉर्टर्स डिजीज़ भी कहते हैं। पल्मोनरी एंथ्रेक्स को प्रोफाइलैक्सिस विद सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन व्हेन एक्सपोज्ड। ठीक है, जब हमारा इसके साथ एक्सपोजर हो जाता है स्पोर्स के साथ, तो फिर हमें उस टाइम पे जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो दे देनी चाहिए, ऐसा फॉर्म ऑफ प्रोफाइलैक्सिस है। अब दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं पल्मोनरी एंथ्रेक्स को। तो इसमें हमने देखा कि ये इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स की वजह से होती है। ये स्पोर्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं कॉन्टेमिनेटेड एनिमल्स में या एनिमल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इन स्पोर्स को हम बायो वेपन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम इन स्पोर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब हम इन स्पोर्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इनहेल कर लिए जाएंगे, और जब ये इनहेल हो जाएंगे तो फिर ये इसी तरह से जो है वो इन्फेक्शन करवा सकते हैं। फ्लू लाइक के सिम्टम्स होने लगेंगे। ठीक है, जो कि फीवर, पल्मोनरी हेमोरेज और मीडियास्टिनाइटिस तक जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड द वूल सॉर्टर्स डिजीज़। ठीक है, ये वूल सॉर्टर्स डिजीज़ भी करवा सकते इनको हम कहते हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में जो है वो हमें वाइडेड मीडियास्टिनम नज़र आएगा, और प्रोफाइलैक्सिस हम करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन के साथ। उसके बाद आता है बैसिलस सीरियस। ठीक है, एक बैसिलस एंथ्रासिस है और एक बैसिलस सीरियस है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। बैसिलस सीरियस, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है, कॉजेज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग करवाता है। स्पोर्स सर्वाइव कुकिंग राइस। ठीक है, जो उसके स्पोर्स होते हैं वो कुकिंग राइस के बावजूद भी सर्वाइव कर लेते हैं। रीहीटेड राइस सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो इस रीहीटेड राइस सिंड्रोम है उसमें जो है वो बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग करवा रहा होता है। ठीक है, जो रीहीटेड किए जाते हैं राइस उनकी वजह से जो है वो फूड पॉइजनिंग हो रही होती है। कीपिंग राइस वार्म रिजल्ट्स इन जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स एंड एंट्रोटॉक्सिन फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर राइस को जो है वो वार्म रखेंगे तो उससे ये स्पोर्स जो हैं उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और एंट्रोटॉक्सिन की फॉर्मेशन हो जाती है। इमेटिक टाइप कॉजेज नोजिया एंड वॉमिटिंग विद इन 1 to 5 आवर्स। ठीक है, एक इसकी इमेटिक टाइप है, उसने वॉमिटिंग और नोजिया करवानी है विद इन 1 to 5 आवर्स, कॉज बाय द सीरियोलाइड अ प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन। ठीक है, सीरियोलाइड जो है वो इसका एक प्री फॉर्म टॉक्सिन है। फिर एक इसके डायरियल टाइप है, उसने वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया करवा देना है, और साथ में गैसोइंटेस्टाइनल पेन हो रही होगी विद इन 8 to 18 आवर्स। मैनेजमेंट इनकी सपोर्टिव केयर, एंटीबायोटिक्स आर इनफेक्टिव अगेंस्ट टॉक्सिन्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम सपोर्टिव केयर करेंगे, एंटीबायोटिक्स नहीं देते, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो इन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट
इनफेक्टिव होती हैं। तो बैसिलस सीरियस जो है वो ग्राम पॉजिटिव रॉड है, फूड पॉइजनिंग करवाता है, ठीक है। और इसके जो स्पोर्स हैं वो राइस को कुक करने के बावजूद भी राइस के अंदर मौजूद रहते हैं। तो जब हम राइस को रीहीट करेंगे यानी उनको वार्म करेंगे तो जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स स्टार्ट हो जाती है और एंट्रोटॉक्सिन फॉर्मेशन होती है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक एमेटिक टाइप है और एक डायरियल टाइप है। ईमेटिक टाइप जो है वो नोजिया और वॉमिटिंग करवाएगी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, और ये जल्दी हो जाती है 1 to 5 आवर्स के अंदर अंदर। और ये जो इसकी ईमेटिक टाइप है ये हो रही होती है सीरियोलाइट एक प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन की वजह से। और जो इसकी डायरियल टाइप है, ठीक है, उसमें वाटरी और नॉन ब्लडी डायरिया हो रहा होता है और साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन हो रही होती है, और ये लेट होती है, ये 8 to 18 आवर्स के अंदर होता है। मैनेजमेंट में हम सिर्फ सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, यानी ORS वगैरह देंगे। इसमें एंटीबायोटिक्स हम नहीं देंगे क्योंकि एंटीबायोटिक्स इन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट इनफेक्टिव होती हैं। क्लोस्ट्रीडिया को देखते हैं। क्लोस्ट्रीडिया ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, और स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है, ये भी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑब्लिगेट एनारोबिक रॉड्स, ठीक है, ये ऑब्लिगेट एनारोबिक रॉड्स हैं, ठीक है। एनारोबिक का मतलब ये है कि इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, ये ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑब्लिगेट का मतलब ये है कि ये होस्ट पे कम्प्लीटली रिलाई कर रहे होते हैं अपनी एनर्जी के लिए, तो ये ऑब्लिगेट एनारोबिक रॉड्स हैं, ठीक है। टेटनस टॉक्सिन एंड द बोटुलिनम टॉक्सिन एंड द प्रोटीएजेज, ठीक है, ये जो इसके टॉक्सिन्स हैं इनमें हम जो अब आगे टाइप्स पढ़ेंगे क्लोस्ट्रीडिया की, ठीक है, उसमें जो एक टेटनाई है वो टेटनस टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और जो बोटुलिनम है वो बोटुलिनम टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये प्रोटीएजेज होते हैं बाय नेचर दैट क्लीव्स द स्नेयर प्रोटीन, ठीक है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। इन्वॉल्व इन द न्यूरो ट्रांसमिशन, ठीक है। तो न्यूरो ट्रांसमिशन की जो न्यूरो ट्रांसमिशन में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उन प्रोटीन्स को ये प्रोटीएसेस जो है वो क्लीव कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इस वजह से न्यूरो ट्रांसमिशन जो है वो अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। इसमें एक क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, ठीक है। पैथोजन इज नॉन इन्वेसिव एंड रिमेन्स लोकलाइज्ड टू वाउंड साइट, ठीक है। इसमें जो पैथोजन है वो नॉन इन्वेसिव है, ठीक है, और वाउंड साइड तक ही लोकलाइज रहता है, ठीक है। टेटनाई में जो पैथोजन है यानी कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो नॉन इन्वेसिव है और अपनी साइड तक यानी जिस साइड पर उसने जो वाउंड होगा वहीं तक लोकलाइज रहेगा। प्रोड्यूस टेटनोस्पाज्मिन है, ठीक है, और इसने जो है वो टेटनोस्पाज्मिन को प्रोड्यूस करना होता है। एनेक्सोटॉक्सिन कॉजिंग टेटनस, ठीक है, ये जो टेटनाई है इसने एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करना है, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, जो कि जिसका नाम है टेटनोस्पाज्मिन, ठीक है, और ये एक्सोटॉक्सिन जो है वो टेटनस करवा रहा होता है, ठीक है। टेटनोस्पाज्मिन स्प्रेड्स बाय द रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसकी जो स्प्रेड होती है वो बाय हो रही होती है रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ठीक है। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट टू CNS, ठीक है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होती है यानी कि एक्सॉन से जो है वो CNS तक जा रही होती है। एंड ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ गाबा एंड ग्लाइसिन फ्रॉम द रेंशा सेल्स इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। टेटनोस्पाज्मिन जो है वो एक्सॉन्स के ज़रिए CNS तक जाना है और वहाँ पे CNS में जाके उसने गाबा और ग्लाइसिन को ब्लॉक कर देना है, ठीक है, जो कि रेंशा सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज़ हो रहे थे। कॉजेज स्पास्टिक पैरालिसिस, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे होगी स्पास्टिक पैरालिसिस और ट्रिस्मस, ठीक है, लॉक्जा, रिसुस सार्डोनिकस, ठीक है, रेस्ड आईब्रोज एंड दी ओपन ग्रिन एंड दी ओपिस टोटोनस। ये रिसस सार्डोनिकस जो है इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो हमने पिछली वीडियो में देख ली थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन नज़र आ रहा होता है इसमें। ओपिस टोटोनस को भी हमने देख लिया था कि किस तरह से जो है वो आर्चिंग ऑफ द बैक हुई होती है, ठीक है। तो ये किस वजह से होती है, स्पैजम्स ऑफ द स्पाइनल एक्सटेंसर्स की वजह से, ठीक है। और ओपिस टोटोनस जो एक पोजीशन बनती है, ठीक है, जिसमें हेड और जो फुट है वो ज़मीन के साथ लगते हैं लेकिन जो बैक है वो बिल्कुल आर्च हो जाती है। तो ये जो पोजीशन बनती है ये स्पैजम ऑफ दी स्पाइनल एक्सटेंसर्स की वजह से बनती है। टेटनस इज टेटनिक पैरालिसिस, ठीक है, ठीक है, ये पैरालिसिस इसमें हो रही होती है, ठीक है, ये एक निमोनिक है,
ठीक है। और प्रिवेंट विद द टेटनस वैक्सीन, ठीक है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं टेटनस वैक्सीन के थ्रू। ट्रीट विद द एंटी टॉक्सिन विद और विदाउट वैक्सीन बूस्टर, और इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं एंटी टॉक्सिन के थ्रू, ठीक है, विद और विदाउट वैक्सीन बूस्टर। एंटीबायोटिक्स, डायाज़ेपाम फॉर द मसल स्पैज़म्स एंड द वाउंड डिब्राइडमेंट, ठीक है। तो ये जो टेटनस है इसकी हम ट्रीटमेंट, इसकी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं टेटनस के वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर किसी को हो चुका है, ठीक है, ये टेटनस हो चुकी है अगर, तो अब हमने ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट के लिए हमने एंटी टॉक्सिन्स देने हैं विद और विदाउट वैक्सीन बूस्टर्स, क्योंकि वैक्सीन जो है वो इसके जो है वो बिगनिंग ईयर्स में ही दे दिए जाते हैं, तो अब हम वैक्सीन बूस्टर भी दे सकते हैं साथ में एंटी टॉक्सिन के साथ में। और एंटीबायोटिक्स हमने देनी है, वाउंड डिब्राइडमेंट हमने करनी है, और डायाज़ेपाम हमने इसलिए देना है ताकि मसल स्पैज़म्स को रोक दें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पैज़म्स हो रहे होते हैं मसल्स के, जिसकी वजह से ये डिसोस सार्डोनिकस और लॉक जॉ और स्पास्टिक पैरालिसिस वगैरह, और फिर थोटनस की पोजीशन भी स्पैज़म्स की वजह से ही हो रही होती है, तो डायाज़ेपाम हमने इसमें दे देना है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ हीट लेबाइल टॉक्सिन दैट इनहिबिट्स एसिटाइलकोलिन रिलीज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉजिंग बोटुलिज्म, ठीक है। अब बोटुलिनम ने जो है वो एक टॉक्सिन रिलीज़ करना है जो कि हीट लेबाइल होता है, और इसने एसिटाइलकोलिन की जो सिक्रीजन है, एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज़ है वो ब्लॉक कर देना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जिसकी वजह से बोटुलिज्म हो जाती है। इन बेबीज इंजेक्शन ऑफ स्पोर्स फॉर एग्जांपल इन हनी, इन बेबीज इंजेक्शन ऑफ स्पोर्स फॉर एग्जांपल इन हनी लीड्स टू द डिजीज फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के जो स्पॉर्स हैं ये बेबीज़ में इनहेल कर लिए जाते हैं जब उन्हें हनी दी जाती है, तो उससे ये फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम हो सकता है। इन अडल्ट से डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन, और अडल्ट में डिजीज़ जो है वो इंजेक्शन हो रहा होता है प्री फॉर्म टॉक्सिन का। बेबीज़ में स्पोर्स की इंजेक्शन हो रही है, ठीक है, जबकि अडल्ट में जो है वो टॉक्सिन की इंजेक्शन हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन कैनेड फूड, ठीक है, कैनेड फूड के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स प्री फॉर्म्ड होते हैं, तो उनकी इंजेक्शन से अडल्ट में जो है वो बोटुलिज्म हो रही होती है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ बोटुलिज्म, ये तो पता चल गया कि बोटुलिज्म जो है वो बोटुलिनम टॉक्सिन की वजह से हो रही है, जो कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ब्लॉक कर देता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स होंगी, एक इसमें डिप्लोपिया होगा, इसमें 5 Ds होते हैं, एक डिप्लोपिया है, डिसआर्थरिया है, डिस्फेजिया है, डिसिपनिया है, डिसेंडिंग फ्लैशर पैरालिसिस है, डज नॉट प्रेजेंट विद सेंसरी डिफिसिट्स, ठीक है। इसमें डिप्लोपिया है और डिसआर्थरिया है, डिस्फेजिया है, डिसिपनिया है और डिसेंडिंग फ्लैशर पैरालिसिस है, डज नॉट प्रेजेंट विद सेंसरी डिफिसिट्स, लेकिन इसमें कोई भी सेंसरी डिफिसिट्स नहीं होंगे, ठीक है, जैसे नमनेस वगैरह जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो बोटुलिनम इज़ फ्रॉम बैड बॉटल्स ऑफ फूड जूस एंड हनी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखा जा सकता है कि बोटुलिनम जो है वो बॉटल्स से हो रहा होता है, और वो बॉटल्स जो हैं वो फूड की, जूस की या हनी वगैरह की हो सकती हैं। ट्रीटमेंट, ह्यूमन बोटुलिनम इम्यूनोग्लोबुलिन, ट्रीटमेंट हम इसकी करते हैं कि हम ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं, ठीक है, बोटुलिनम ह्यूमन बोटुलिनम इम्यूनोग्लोबुलिन HBI, ठीक है, हम इसमें दे देते हैं। लोकल बोटुलिनम टॉक्सिन ए, बोटॉक्स इंजेक्शन यूज टू ट्रीट द फोकल डिस्टोनिया, ठीक है। दो चीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं, एक इम्यूनोग्लोबुलिन यूज़ कर लेते हैं हम इसमें, और एक इसमें हम बोटुलिनम टॉक्सिन ए के इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोटॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, बोटुलिनम टॉक्सिन ए इंजेक्शंस या फिर बोटॉक्स इंजेक्शन, ठीक है। इसे हम ट्रीट कर सकते हैं फोकल डिस्टोनिया को, ठीक है, और हाइपर हाइड्रोसिस को, मसल स्पैज़म्स को, और कॉस्मेटिक रिडक्शन ऑफ द फेशियल रिंकल्स, ठीक है। और कॉस्मेटिक रिडक्शन हम फेशियल रिंकल्स की भी हमें इसमें ट्रीटमेंट में करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 ट्रीटमेंट है इसमें, एक इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, बोटुलिनम इम्यूनोग्लोबुलिन, और एक इसमें जो है वो टॉक्सिन है। ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन है ये असल में जो है वो एंटी टॉक्सिन है, तो होता है, उसका नाम है, ठीक है। इसमें हमने जो है वो बोटुलिनम टॉक्सिन ए दे देना है, तो ये असल में एंटी टॉक्सिन होता है बाय नेचर, ठीक है। तो इसके इंजेक्शन से हम ट्रीट कर सकते हैं डिस्टोनिया को, ठीक है, हाइपर हाइड्रोसिस को, और मसल स्पैज़म्स को, और कॉस्मेटिक रिडक्शन ऑफ द फेशियल रिंकल्स को, ठीक है। ये जो कॉस्मेटिक रिडक्शन है ये भी हमें इसमें करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोग कंफर्म कर लेना कि ये जो कॉस्मेटिक रिडक्शन ऑफ फेशियल रिंकल्स हैं ये बोटॉक्स इंजेक्शन नहीं करनी है, या फिर ये ट्रीटमेंट में एक तीसरी चीज़ बताई हुई है
इम्यूनोग्लोबुलिन और बोटुलिनम टॉक्सिन ए के अलावा। तो ये चीज़ आप लोग कंफर्म कर लें। उसके बाद आता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ठीक है, ये प्रोड्यूसेस अल्फ़ा टॉक्सिन। इसने जो है वो अल्फ़ा टॉक्सिन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, जिसे हम लेसिथिनेज भी कहते हैं, फॉस्फोलाइपेज, ठीक है। इसका जो टॉक्सिन है उसका नाम है अल्फ़ा टॉक्सिन। अल्फ़ा टॉक्सिन बाय नेचर जो है वो लेसिथिनेज होता है, ठीक है। लेसिथिनेज जो है वो एक फॉस्फोलाइपेज है दैट कैन कॉज मायोनेक्रोसिस, ठीक है। ये जो फॉस्फोलाइपेज है ये मायोनेक्रोसिस करवा सकता है, यानी मसल्स में जो है वो नेक्रोसिस हो रही होगी। प्रेजेंटेशन इसकी जो है वो ये ए वाली डायग्राम में शो की हुई है, ये गैस गैंग्रीन है, प्रेजेंट्स एज अ सॉफ्ट टिश्यू क्रेपिटस, ठीक है। और इसमें जो है वो सॉफ्ट टिश्यू की क्रेपिटस भी हो रही होती है और हीमोलाइसिस भी इसमें होगी। इफ़ हेवली स्पोर कंटेमिनेटेड फूड इज कुक्ड बट लेफ्ट स्टैंडिंग, ठीक है, टू लॉन्ग एट लेस दैन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पोर्स जर्मिनेट, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा स्पोर्स कंटेमिनेटेड फूड है, उसको कुकड किया गया लेकिन बाद में उसको जो है वो छोड़ दिया गया लेस दैन 60 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, ज़्यादा देर के लिए हमने उसको लेस दैन 60 डिग्री सेंटीग्रेड में छोड़ दिया, ठीक है, तो वो स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे और उनके अंदर वेजिटेटिव बैक्टीरिया बन जाएगा और वो बैक्टीरिया जो है वो हीट लबाइल एंट्रोटॉक्सिन को रिलीज़ करेगा और लेट ऑनसेट होगा, यानी 10 to 12 आवर्स फूड पॉइजनिंग सिम्टम्स होंगे, रेजोल्यूशन इन 24 आवर्स, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो फूड पॉइजनिंग होगी तो सही, लेकिन एक तो वो लेट होगी और उसकी रेजोल्यूशन भी 24 आवर्स में हो जाएगी। परफ्रिंजेंस परफोरेट्स अ गैंग्रीनस लेग, ठीक है, तो परफ्रिंजेंस जो है वो गैंग्रीनस लेग को परफोरेट भी कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस गैस गैंग्रीन वाया द हेमाटोजेनस सीडिंग एसोसिएटेड विद द कॉलोनिक मैलिग्नेंसी इज मोस्ट कॉमनली कॉज बाय द क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम यहाँ पे तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हमें यह पता होना चाहिए कि जो गैस गैंग्रीन है उसकी एक टाइप होती है स्पॉन्टेनियस गैस गैंग्रीन, ठीक है। ये जो होती है ये हेमाटोजेनस सीडिंग की वजह से हो रही होती है, एसोसिएटेड विद द कॉलोनिक मैलिग्नेंसी, ठीक है, कॉलोनिक मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस गैस गैंग्रीन, ठीक है, कॉलोनिक मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड है और इसको करवाने में जो है वो रोल है क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम का। उसके बाद हम देखते हैं क्लोस्ट्रीडियोइडिस डिफिसाइल, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियोइडिस डिफिसाइल, ठीक है, ये है क्लोस्ट्रीडियोइडिस डिफिसाइल प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स ए एंड बी। इसने जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करनी है, एक है टॉक्सिन ए और एक है टॉक्सिन बी, विच डैमेज एंट्रोसाइट्स, यानी कि इन्होंने जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स को डैमेज कर देना है। बोथ टॉक्सिन्स लीड टू द वाटरी डायरिया, जिसकी वजह से जो है वो वाटरी डायरिया होगा और स्यूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस हो जाएगी, जो कि इस बी वाली डायग्राम में इन्होंने शो की हुई है। येलो कलर के यहाँ पे बने हुए हैं प्लैक से, ठीक है, डिफरेंट प्लग्स से बने हुए हैं येलो कलर के। ये स्यूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस है जो टॉक्सिन ए और बी की वजह से हो रही है, क्लोस्ट्रीडियोइडिस डिफिसाइल की वजह से। तो हम पढ़ रहे थे क्लोस्ट्रीडियोइडिस डिफिसाइल जो है वो टॉक्सिन ए और बी को प्रोड्यूस कर देता है और ये दोनों टॉक्सिन जो हैं वो एंट्रोसाइट्स को, यानी कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के सेल्स को डैमेज कर देते हैं और उसकी वजह से वाटरी डायरिया हो रहा होता है और फिर स्यूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस हो जाती है, यानी कि जो हमारा कोलॉन है उसके अंदर ये डिफरेंट स्यूडो मेम्ब्रेन्स बने हुए हैं जो येलो कलर के शो भी किए हुए हैं। इसको हम कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस, ऑफन सेकेंडरी टू द एंटीबायोटिक यूज especially clindamycin and the ampicillin, cephalosporins, fluoroquinolones associated with the PPIs, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो होता यह है कि जो उनसे पेशेंट्स जो हैं वो अपने आप पे खुद से ही इलाज करने के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ करते रहते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन, एम्पिसिलिन, सिफलोस्पोरिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, और इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो यूज़ करते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो फिर उनमें स्यूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस हो जाती है। फुलमिनेट इन्फेक्शन, टॉक्सिक मेगाकोलॉन, आइलियस एंड शॉक, ठीक है। फुलमिनेट इन्फेक्शन जो है वो इसमें जो है वो टॉक्सिक मेगाकोलॉन हो जाता है, यानी कि जो कोलॉन है उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। आइलियस हो जाता है यानी स्टेसिस हो जाती है, ठीक है, जो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं वो इसमें रुक जाते हैं, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस वगैरह जो है वो स्टॉप हो जाती है। शॉक भी हो सकता है, ठीक है। डिफिसाइल कॉजेज डायरिया, ठीक है, वैसे कॉमनली ये डायरिया करवाता है। डायग्नोज बाय द PCR और द एंटीजन डिटेक्शन ऑफ वन और बोथ टॉक्सिन्स इन द स्टूल,
इसके डायग्नोसिस जो है वो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक में तो पीसीआर है, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और दूसरा ये है कि हम इसकी जो वन और बोथ टॉक्सिन्स जो हैं उनको हम डिटेक्ट करें इन द स्टूल। इसको हम कहते हैं एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, जिसमें हमने डिफरेंट इसके टॉक्सिन्स को जो है वो स्टूल के अंदर डिटेक्ट करना होता है। ट्रीटमेंट इसकी हम करते हैं ओरल वैंकोमाइसिन और द फिडेक्सोमाइसिन, ठीक है। तो इस वैंकोमाइसिन से और फिडेक्सोमाइसिन से हम इसके ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर रिकरेंट कॉजेज कंसिडर रिपीटिंग प्रायर रेजिमेन और द फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो रिकरेंट कॉजेज़ यानी कि अगर बार बार ये हो रही है तो फिर बार बार डायरिया हो रहा है, तब हम इसके लिए जो है वो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है, ठीक है। या फिर कंसिडर रिपीटिंग प्रायर रेजिमेन, जो भी एंटीबायोटिक रेजिमेन पहले दे रहे थे, जैसे ये वैंकोमाइसिन और फिर डेक्सोमाइसिन, इसी को हम दोबारा रिपीट कर दें। तो इस तरह से हम इसकी डायरिया की ट्रीटमेंट करते हैं। तो असल में जो ये सीडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस है, ये काफ़ी जो है वो फैटल कंडीशन होती है, और ये उन लोगों में होती है जो एंटीबायोटिक्स को जो है वो अब्यूज़ कर रहे होते हैं, एक तरह से अपने आप का इलाज करने के लिए खुद से यूज़ कर रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। ये चीज़ अक्सर एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है कि पेशेंट है और वो इस तरह एंटीबायोटिक्स ले रहा है बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, तो उसको अब क्या होगा। तो हमने कहना है कि उसको सीडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो है वो एंड रिज़ल्ट जो है वो ये है कि टॉक्सिक मेगाकोलोन हो सकता है, आइलियस और शॉक हो सकता है। पर जो इसका डायरिया है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम वैंकोमाइसिन और फिडेक्सोमाइसिन दे देते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसमें ये जो है ये भी होता है कि इसमें कोलोन बिल्कुल ही जो है वो डैमेज हो जाती है, तो हमें जो है वो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, या फिर हमें आइलियोस्टोमी या फिर कोलोस्टोमी भी करनी पड़ जाती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं अकरिंग इन एंगुलर अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं, ठीक है, एंगुलर अरेंजमेंट्स में ये होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिटेड वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, तो इनकी जो ट्रांसमिशन है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है। कॉजेज डिप्थीरिया वाया एक्सोटॉक्सिन एनकोडेड बाय द बीटा प्रोफेज, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो डिप्थीरिया करवाना है वाया एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। डिप्थीरिया ये करवाते हैं एक्सोटॉक्सिन के थ्रू, वो एक्सोटॉक्सिन जो एनकोडेड हुआ होता है बाय द बीटा प्रोफेज, ठीक है। तो कोरिन बैक्टीरियम को दोबारा से देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं, ठीक है, अकरिंग इन एंगुलर अरेंजमेंट्स, ठीक है। वैसे ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है वो एंगुलर होती है, ठीक है, यानी कि सर्कुलर होगी। ट्रांसमिटेड वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू इनकी ट्रांसमिशन हो सकती है, ठीक है। कॉजेज डिप्थीरिया वाया एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। ये जो डिप्थीरिया है ये अपना ये एक डिजीज़ होती है, ठीक है, और इसकी ट्रांसमिशन जो है वो एक एक्सोटॉक्सिन के थ्रू होती है जो कि बीटा प्रोफेज ने एनकोड किया है। पोटेंट एक्सोटॉक्सिन इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस वाया एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ द एलोंगेशन फैक्टर 2, ठीक है। तो ये जो एक्सोटॉक्सिन है जिसने अब डिप्थीरिया करवाना है, इसने प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इसने प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना होता है एटीपी राइबोसाइलेशन ऑफ एलोंगेशन फैक्टर 2। एलोंगेशन फैक्टर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में जो एक ट्रांसलेशन वाला प्रोसीजर है उसमें ये फैसिलिटेट कर रहा होता है, तो एलोंगेशन करवा रहा होता है उस प्रोसीजर के अंदर, तो उसको ये इस तरीके से एटीपी राइबोसाइलेशन के थ्रू जो है वो इनहिबिट कर देगा, लीडिंग टू पॉसिबल नेक्रोसिस इन द फैनिक्स, जिसकी वजह से जो है वो नेक्रोसिस हो जाएगी फैनिक्स में, कार्डिक एंड द सीएनएस टिश्यू। फैनिक्स में हो सकती है, कार्डिक में और सीएनएस टिश्यू में, ठीक है। इस वजह से काफ़ी फैटल है क्योंकि इसमें कार्डिक और सीएनएस की भी इन्वॉल्वमेंट है। सिम्टम्स इंक्लूड स्यूडोमेम्ब्रेनियस फ्रिंजाइटिस, तो सिम्टम्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्रिंजाइटिस हुआ होगा, ठीक है, फैनिक्स इन्फेक्शन हुआ होगा, और साथ में उसके ऊपर स्यूडो मेम्ब्रेन्स बने होंगे जो ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन्स होंगे, जो कि इस ए डायग्राम में भी इन्होंने शो की हुई है कि ये वाइट कलर के मेम्ब्रेन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, विद लिम्फाडिनोपैथी, और साथ में लिम्फाडिनोपैथी भी हुई होगी, ठीक है, यानी लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वॉलन हुए होंगे, तो बुल्स नेक अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल लग रही होगी उस टाइम पे। टॉक्सिन डिसेमिनेशन में कोज मायोकार्डाइटिस, और अगर टॉक्सिन जो है वो ब्लड में आ जाता है, ठीक है, तो उसकी डिसेमिनेशन होने लगती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो वो मायोकार्डाइटिस करवा सकता है, इरिथमियास करवा सकता है, न्यूरोपैथीज करवा सकता है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस बेस्ड ऑन ग्राम पॉजिटिव रॉड्स विद मेटाक्रोमेटिक ब्लू एंड रेड ग्रेन्यूल्स,
तो लैब डायग्नोसिस हम इसकी इस तरह करेंगे कि हमें ग्राम पॉजिटिव रॉड्स कुछ नज़र आ रहे होंगे और उनके अंदर जो है वो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होंगे, यानी ब्लू एंड रेड ग्रेन्यूल्स होंगे। एंड द पॉजिटिव इलेक्ट टेस्ट फॉर टॉक्सिन है, ठीक है, और पॉजिटिव इलेक्ट टेस्ट होगा फॉर दी टॉक्सिन। टॉक्सोइड वैक्सीन प्रिवेंट डिप्थीरिया, ठीक है, टॉक्सोइड वैक्सीन, ठीक है, इसकी प्रिवेंशन के लिए जो है वो एक टॉक्सोइड वैक्सीन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि लैब डायग्नोसिस में ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होंगे जो मेटाक्रोमेटिक होंगे क्योंकि उसके अंदर रेड एंड ब्लू ग्रैन्यूल्स होंगे, और पॉजिटिव इलेक्ट टेस्ट भी होगा फॉर द टॉक्सिन। कोरिन इज इक्वल टू क्लब शेप्ड मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स ऑन द लॉफलर मीडिया, ठीक है। इनके लिए जो मीडियम हम यूज़ करते हैं कोरिन बैक्टीरियम के लिए, ठीक है, वो है लॉफलर मीडिया, ठीक है। तो जब हम लॉफलर मीडिया में इनको ग्रो करेंगे तो ये क्लब शेप्ड होंगे और मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स इनके अंदर होंगे जो कि रेड एंड ब्लू ग्रेन्यूल्स होते हैं। ब्लैक कॉलोनीज ऑन द क्रिस्टाइन टेलोराइट एगर, और जो एक क्रिस्टाइन एलोराइट एगर है वहाँ पे इनकी ब्लैक कॉलोनीज होंगी। इसको याद रखने के लिए हम ADP ABCDEFG से हम इसको याद रख सकते हैं। ADP राइबोसाइलेशन, ठीक है, ऑफ द एलोंगेशन फैक्टर 2, बीटा प्रोफेसिंग का एक्सोटॉक्सिन एंड कॉर्ड हो रहा होता है। कोरिन बैक्टीरियम जो कि इनका नाम है डिप्थेरियाए, ठीक है, इनका पूरा नाम ये है। एलोंगेशन फैक्टर 2 और ग्रैन्यूल्स, ठीक है, मेटाक्रोमेटिक। ट्रीटमेंट इसकी हम करते हैं डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन से, ठीक है, विद और विदाउट एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, ठीक है। डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन हम इसके ट्रीटमेंट करेंगे विद और विदाउट एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, ठीक है। तो हमने डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन तो ज़रूर इसमें देना है, इसके अलावा हम एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन भी साथ में दे सकते हैं, यानी कि एंटीटॉक्सिन और एंटीबायोटिक से इसकी ट्रीटमेंट होनी है, ठीक है। एंटीटॉक्सिन इसका डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन है और एंटीबायोटिक में एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन है। उसके बाद हम देखते हैं लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस को, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है, ये फैकुल्टेटिव इंट्रासेलुलर रॉड है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, रॉड है, ठीक है, इसकी शेप रॉड शेप्ड होती है। फैकुल्टेटिव इंट्रासेलुलर, ठीक है, फैकुल्टेटिव का मतलब है कि ये ऑक्सीजन के बगैर भी सर्वाइव कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी सर्वाइव कर सकता है। इंट्रासेलुलर का मतलब ये है कि ये सेल्स के अंदर होता है, सेल्स के अंदर सर्वाइव कर रहा होता है। एक्वायर्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स को लेने से जो है वो ये इन्फेक्शन करवाता है। एंड कोल्ड डेली मीट्स, ठीक है, और कोल्ड डेली मीट्स जो हैं उनके थ्रू भी ये इन्फेक्शन करवा रहा होता है। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, और इसकी ट्रांसमिशन जो है वो ट्रांसप्लेसेंटल भी होती है, यानी प्लेसेंटा के थ्रू भी हो रही होती है। बाय विजाइनल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, और ड्यूरिंग बर्थ विजाइनल ट्रांसमिशन भी हो रही होती है। अब ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो गई एक विजाइनल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग बर्थ हो गई, और एक इंजेक्शन ऑफ अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स और कोल्ड डेली मीट्स हो गए। ग्रोज वेल एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर्स, ठीक है, ये रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, यानी कोल्ड एंड रिचमेंट होती है इसमें। फॉर्म्स रॉकेट टेल्स, ठीक है, ये रॉकेट टेल्स बनाता है, ठीक है, रेड इन ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस ए वाले डायग्राम में ये जो हमें रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये रॉकेट टेल्स हैं, तो ये बनती हैं लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस में वाया एक्टिन पॉलीमराइजेशन, और ये टेल्स जो हैं जो रेड कलर की हमें नज़र आ रही हैं वो ये बनाते हैं एक्टिन की पॉलीमराइजेशन के थ्रू दैट अलाउ इंट्रासेलुलर मूवमेंट, ठीक है, जो इनको अलाउ करता है, ये जो एक्टिन रॉकेट टेल्स हैं वो इसको अलाउ करती हैं कि ये सेल्स के अंदर मूवमेंट कर सकें। एंड सेल टू सेल स्प्रेड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल के अंदर भी मूवमेंट कर सकते हैं और सेल टू सेल स्प्रेड भी कर सकते हैं अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, देयर बाय अवॉइडिंग एंटीबॉडी, और इस तरीके से ये एंटीबॉडी को अवॉइड कर रहे होते हैं। लिस्टीरियोलाइजिन, ठीक है, लिस्टीरियोलाइजिन जनरेट्स पोर्स इन द फेगोसोम्स, फेगोसोम्स के अंदर लिस्टीरियोलाइजिन जो इनका एक विरुलेंट फैक्टर है उसने पोर्स बना देने हैं, अलोइंग इट्स एस्केप इनटू साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से ये जो है साइटोप्लाज्म में एस्केप कर जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक टम्बलिंग मोटिलिटी इन ब्रोथ, ठीक है, हम देखेंगे कि जो इनकी मोटिलिटी है वो टम्बलिंग किस्म की होगी, ठीक है, तो इनकी मोटिलिटी जो है वो काफ़ी यूनिक होगी, ठीक है, टम्बलिंग किस्म की मोटिलिटी हमें ब्रोथ में यानी कि कल्चर में नज़र आ रही होगी। कैन कोज एमनियोनाइटिस, ठीक है, ये एमनियोनाइटिस करवा सकते हैं, ठीक है, एमनियन का इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया करवा सकते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स भी करवा सकते हैं, ठीक है, ग्रैनुलोमाटोसिस इन फैंटीसेप्टा,
ठीक है, ये भी एक इन्फेक्शन है, ठीक है, ये भी ये करवा सकते हैं। मेनिंजाइटिस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, नियोनेट्स और ओल्डर अडल्ट्स में, ठीक है, सारे के सारे वो पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है। माइल्ड सेल्फ लिमिटेड गैस्ट्रोएंट्राइटिस, और हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी ये एक जो है इन्फेक्शन करवाते हैं, यानी गैस्ट्रोएंट्राइटिस, ठीक है, माइल्ड किस्म का, ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी करवा देते हैं। ज़्यादा इन्फेक्शन ये उन लोगों में करवा रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट्स की होती है और नियोनेट्स की होती है वीक, ओल्डर अडल्ट्स की भी वीक होती है, और जिन पेशेंट्स को पहले से कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ हो, कोई क्रॉनिक इलनेस चल रही हो, उनके अंदर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कैंसर या HIV के पेशेंट्स हों, तो उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी पहले से ही जो है वो वीक होगी, तो ज़्यादातर इनके इन्फेक्शंस जो हैं वो इन पेशेंट्स में ज़्यादा हो रहे हैं। हेल्दी के अंदर बस ये माइल्ड गैस्ट्रोएंट्राइटिस करवा देते हैं, ठीक है, जब कोई पेशेंट जो है वो अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स ले ले या कोल्ड मीट्स जो हैं कंटामिनेटेड किस्म के ले ले, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा रेफ्रिजरेशन में जो है वो जो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये कोल्ड एनरिचमेंट जो है वो उनके बारे में होता है कि ये जो है ये रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट हम देखते हैं तो इनकी ट्रीटमेंट हम करते हैं एम्पिसिलिन से, ठीक है। उसके बाद आता है नोकार्डिया वर्सेस एक्टिनोमाइसिस, ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। बोथ आर ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, दोनों ग्राम पॉजिटिव हैं, फॉर्म द लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट्स रिजेंबलिंग फंजाई, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव दोनों ही हैं और इनके जो है वो फिलामेंट्स ये बनाते हैं ब्रांचिंग और लॉन्ग, ठीक है, ब्रांचिंग एंड लॉन्ग फिलामेंट्स ये बनाते हैं जो फंजाई को रिजेंबल कर रहे होते हैं। नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस, ठीक है, नोकार्डिया जो है वो एक एरोब है, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस एनारोब है, ठीक है। नोकार्डिया जो है वो एसिड फास्ट है लेकिन वीकली एसिड फास्ट होता है, एक्टिनोमाइसिस जो है वो एसिड फास्ट नहीं होता। ये जो दो बातें हैं इनके बारे में वो हमने पहले भी जब जहाँ पे हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी जहाँ पे स्टार्ट की थी वहाँ पे जो चार्ट बना हुआ था वहाँ पे भी हमने ये दोनों फ़र्क तो इनके देख लिए थे, नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस का। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा इनमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। नोकार्डिया इज़ फाउंड इन सॉइल, ठीक है, नोकार्डिया जो है वो सॉइल में पाया जा रहा है। एक्टिनोमाइसिस नॉर्मल ओरल रिप्रोडक्टिव एंड GI माइक्रोबायोटा, एक्टिनोमाइसिस जो है वो हमारे माइक्रोबायोटा का जो है वो नॉर्मल पार्ट होता है, ठीक है। नोकार्डिया कॉजेज पल्मोनरी इन्फेक्शन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कैन मिमिक TB बट विद माइनस PPD, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो नोकार्डिया है वो पल्मोनरी इन्फेक्शंस करवाता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, ठीक है, जिस वजह से ये TB को रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि एक तो ये एसिड फास्ट भी है, ठीक है, लेकिन वीकली एसिड फास्ट है। दूसरा ये पल्मोनरी इन्फेक्शन भी करवा रहा है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, तो ये TB को बिल्कुल ही रिजेंबल कर रहा होता है, ठीक है, बट विद नेगेटिव PPD। लेकिन इसमें जो प्यूरीफायर प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो इसमें आएगा नेगेटिव। कुटेनियस इन्फेक्शन आफ्टर ट्रॉमा इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट, अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में तो इसने बिल्कुल ही TB की रिजेंबलिंग की हुई है, लेकिन जब हम PPD यानी प्यूरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट करवाएंगे तो वो इसमें नेगेटिव आएगा, तब हमें पता चलेगा कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं है बल्कि नोकार्डिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो उसके बाद है जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स, ठीक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट जो है उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर ये करवा सकते हैं कुटेनियस इन्फेक्शन यानी स्किन के इन्फेक्शन आफ्टर ट्रॉमा, ठीक है, किसी ट्रॉमा के बाद स्किन इन्फेक्शन ये करवा सकते हैं इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स। कैन स्प्रेड टू द CNS, और ये जो इन्फेक्शन हैं जो ट्रॉमा से हो रही हैं स्किन इन्फेक्शंस ये CNS तक भी स्प्रेड हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल एब्सेस। अच्छा, अब ये जो वीकली एसिड फास्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने जो A वाली डायग्राम में शो किया हुआ है कि पिंक से जो है वो बहुत ही बारीक सा हमें नज़र आ रहा है, ब्रांचिंग फिलामेंट जो है वो नज़र आ रहा है, ये नोकार्डिया है पिंक कलर का, और बैकग्राउंड ऐसे लग रहा है जैसे जो है वो क्लाउडी स्काई होता है, तो क्लाउडी स्काई वाले बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो पिंक सी बारीक सी ब्रांचिंग फिलामेंट बनी हुई है, तो ये नोकार्डिया को इन्होंने यहाँ पे एसिड फास्ट ट्रेन में शो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये एक्टिनोमाइसिस को, तो इन्होंने ओरल और फेशियल एब्सेसिस करवानी है डेट ड्रेन थ्रू द साइनस ट्रैक्ट्स, ठीक है, ओरल और फेशियल एब्सेसिस, ठीक है, जो कि ड्रेन हो रही होंगी साइनस ट्रैक्ट्स के थ्रू, ऑफन एसोसिएटेड विद डेंटल कैरीज, ठीक है, और ये एसोसिएटेड हैं विद डेंटल कैरीज,
एक्सट्रैक्शंस, ठीक है, ये एसोसिएटेड है डेंटल कैरिस के साथ, ठीक है, यानी डेंटल कैरिस भी हो सकती है इसमें, या फिर डेंटल एक्सट्रैक्शन के साथ भी एसोसिएटेड एंड अदर मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा। तो ये जो एब्सेसिस बनती हैं ओरल और फेशियल, जो कि साइनस ट्रैक्ट्स के थ्रू ड्रेन हो रही हैं, वो आफ्टर जो है वो किसी डेंटल कैरीज या डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद हो रही होती हैं, या फिर किसी भी मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के बाद होती हैं। फॉर्म्स येलो सल्फ़र ग्रैन्यूल्स, ठीक है, तो ये जो एब्सेसिस हैं इनके अंदर हमें सल्फ़र ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, येलो सल्फ़र ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। कैन आल्सो कॉज पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज़ विद इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है, ये पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज़ भी करवा सकते हैं, ठीक है, विद इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, ठीक है, तो उसके साथ ये पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज़ भी करवा सकते हैं एक्टिनोमाइसिस। ट्रीटमेंट को देखते हैं तो नोकार्डिया की ट्रीटमेंट हम सल्फोनामाइड से कर सकते हैं, ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल, ठीक है, यानी TMP और SMX, ठीक है, और एक्टिनोमाइसिस की ट्रीटमेंट हम करते हैं पेनिसिलिन के साथ। ट्रीटमेंट इज़ अ स्नैप, सल्फोनामाइड्स के लिए हम नोकार्डिया यूज़ करेंगे और एक्टिनोमाइसिस के लिए हम पेनिसिलिन यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से स्नैप वाले निमोनिक से हमें ट्रीटमेंट इन दोनों की याद रह सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं एक्टिनोमाइसिस नॉट एसिड फास्ट लिखा हुआ है और बी वाली डायग्राम में शो किया हुआ है। तो इसमें बैकग्राउंड जो है वो पिंक है और ऊपर जो नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, वो ब्रांचिंग फिलामेंट जो है वो एक्टिनोमाइसिस हैं। तो एसिड फास्ट में हमने देखा कि बैकग्राउंड क्लाउडी था और ऊपर पिंक कलर का जो है वो फिलामेंट नज़र आ रहा था, ब्रांचिंग फिलामेंट, जबकि अगर एसिड फास्ट ना हो तो फिर पिंक कलर का बैकग्राउंड होगा और ऊपर पर्पल कलर का नज़र आएगा, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये भी ब्रांचिंग फिलामेंट यहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं माइकोबैक्टीरिया को।